अध्याय 71 आरोहण मंच अंतिम चरण स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। क्यू युआन ने 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को आसानी से ऐसे काट डाला जैसे सब्जी काट रहे हों। यह घटना इतनी अचानक घटी कि जियांग लिंगसू अवाक रह गई। ची युआन की चीख सुनकर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। उसका चेहरा दयनीय लग रहा था। बड़े भाई, मैंने कुछ नहीं देखा और मुझे कुछ पता भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि बड़े भाई पर किसी पुराने शैतान का साया हो? जियांग लिंगसू के मन में सबसे पहला यही विचार आया। 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को रसोई के चाकू से मारना बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके शरीर से इतनी तीव्र हत्या की मंशा झलक रही थी। ये बनावटी नहीं लग रही थी। उसने भोलेपन से सोचा था कि बड़े भाई ने बस बहुत ज्यादा खेल खेले थे, जिसके परिणामस्वरूप उसका शरीर हत्या करने के इरादे से भरा हुआ था। जब वह खेती कर रही होती थी तब वह हर रोज शिकार करने जाता होगा। जिस तरह से बड़े भाई ने पहले हत्याएं की, उससे ये स्पष्ट है कि यदि कोई एसेंस कोर साधक अप्रस्तुत हो तो उस पर घात लगाकर हमला किया जा सकता है और उसे चोट भी लग सकती है। जियांग लिंगसू ने अपने बड़े भाई की ओर देखा और थोड़ी घबरा गई। ची युआन भी स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा चिंतित था। छोटी बहन, अपने बड़े भाई के साथ ऐसा करने के बाद तुम जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही हो? जियांग लिंगसू ने अपने बड़े भाई के चेहरे के भावों को गौर से देखा, जो बनावटी नहीं लग रहे थे। ये कल्पना करना कठिन था कि यह वही व्यक्ति था जिसने अभी अभी अचानक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 2 साधकों की हत्या कर दी थी। क्या उसका निर्णय गलत हो सकता है, या ये पुराना राक्षस भेष बदलने में बहुत माहिर था? उसने चुपके से कुंतियान दर्पण को सक्रिय कर दिया। परिणाम से पता चला कि उसका बड़ा भाई चिशोधन के चरम चरण में था। उसकी आत्मा अक्षुण्ण थी और उस पर किसी प्रकार के प्रेत बाधा के कोई लक्षण नहीं थे। इससे वह हैरान और खुश दोनों हो गई। अपने बड़े भाई की ताकत देखकर वह दंग रह गई। उसे इस बात की खुशी थी कि उसका बड़ा भाई किसी पुराने भूत के वश में नहीं था। जियांग लिंगसू को ये बात समझ नहीं आई। उसने अपने बड़े भाई के कार्यों को ध्यानपूर्वक याद किया। इसमें कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन उसने रसोई के चाकू से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 2 साधकों को मार डाला था। बड़े भाई, आप इतने शक्तिशाली क्यों हैं? अगर यह कोई रहस्य है तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी जिम्मेदारी लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें बता दूंगी, क्यू युआन ने जोर देकर कहा। जियांग लिंगसू ने अपना माथा पकड़ लिया। हाँ, असली वरिष्ठ भाई वापस आ गया था। मैं जिम्मेदारी लूंगी, जियांग लिंगसू ने कहा। उसे ऐसा अजीब सा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने बड़े भाई के साथ संबंध बनाए हो और फिर उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। क्योंकि खेल में मैंने अंतहीन हत्याओं का अनुभव किया। हर दिन बस मारो मारो मारो। लगातार हत्याएं होती रहीं, पता नहीं कब तक चलती रहीं। क्यू युआन ने गंभीरता से कहा। उनकी आवाज में थोड़ी थकान थी। क्या वाकई खेल में जेड स्लिप है? जियांग लिंगसू ने क्यू युआन को देखा और उसे एक अकथनीय हृदय पीड़ा महसूस हुई। 7 कलर्स पीक पर रहने वाले उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए जो उसका सुविधाजनक स्वामी था, उसे अचानक एहसास हुआ। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 2 साधकों को मारते समय उसके बड़े भाई ने जो कौशल दिखाया वह विशेष रूप से उन्नत नहीं था, लेकिन उसकी युद्ध तकनीकें त्रुटिहीन थीं। निरंतर युद्ध और हत्या के बिना ऐसी तकनीकों को निखारा नहीं जा सकता था। उसके बड़े भाई के पास जो जेड स्लिप गेम था वह बेहद कीमती होना चाहिए, जिससे दैनिक अभ्यास के दौरान खुद को निखारने का मौका मिलता होगा। 7 रंगों की चोटी पर स्थित उस रहस्यमय गुरु ने ही इतनी मूल्यवान जेड की पर्ची भेंट की होगी। लेकिन जियांग लिंगसू असमंजस में थी। चिशोधन के चरण में इतनी सारी युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण क्यों? बड़े भाई, आप सचमुच अद्भुत हैं। जिन क्षेत्रों में अमरता का मार्ग फलता फूलता है वहां आपको एक सच्चा विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति माना जाएगा। बेशक एक अनकहा वाक्य था जो उसने नहीं कहा। बड़े भाई को तो केवल एक बाल प्रतिभा ही माना जा सकता था, जो वास्तव में परिपक्व हो चुके लोगों से बहुत दूर था। उसके बड़े भाई की युद्ध क्षमता एक औसत उच्च कोटि के चिशोधन साधक की तुलना में कहीं अधिक थी। हालांकि ये दुर्लभ है, लेकिन जियांग लिंगसू ने कई ऐसे लोगों को देखा था जो अपने स्तर से ऊपर लड़ सकते थे। अगर यह उन विलक्षण प्रतिभाओं में से एक होता जिन्हें वह जानती थी तो शायद वह इसे अधिक आसानी से स्वीकार कर लेती। लेकिन उसकी मूल समझ के अनुसार उसका बड़ा भाई महज एक साधारण छोटा प्रतिभाशाली बच्चा था जो अब अचानक असाधारण युद्ध शक्ति दिखा रहा था। वह केवल बहुत कुछ कल्पना ही कर सकती थी। ये सोचते ही जियांग लिंगसू को अचानक ज्ञानोदय का अनुभव हुआ। सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसका बड़ा भाई उस गुरु का शिष्य है, इसलिए उसका विलक्षण प्रतिभाओं के समान होना स्वाभाविक है। बड़े भाई, जिनमें एक विलक्षण प्रतिभा वाली युद्ध क्षमता और असाधारण रूप से आकर्षक रूप था, एक बहुत ही अच्छे इंसान प्रतीत होते थे। ये सोचकर उसका दिल एक बार फिर धड़क उठा। जियांग लिंगसू द्वारा उसकी तुलना विलक्षण प्रतिभा से करते हुए सुनकर क्यू युआन ने कहा, छोटी बहन, मेरी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने वादे के अनुसार जिम्मेदारी निभाओ। जियांग लिंगसू ने कल्पना में देखे गए दृश्य को चकनाचूर होते हुए महसूस किया। बड़े भाई, बिना मुंह के आप बेहतर होंगे। चाहे मेरा मुंह हो या ना हो, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। तुमने ही मुझे आने के लिए उकसाया था, तुम ही हो इस साजिश के मास्टरमाइंड, मैं तो बस तुम्हारा साथी हूँ, ची युआन ने जोर से कहा। जियांग लिंगसू ने क्यू युआन की ओर आंखें घुमाई। उसकी निगाहें अनगिनत भावनाओं से भरी हुई थीं। मैंने इन दोनों को मार डाला, जियांग लिंगसू ने धीरे से कहा। यहाँ आने से पहले ही उसने हत्या के बाद की स्थिति से निपटने की योजना बना ली थी। स्वाभाविक रूप से वह शेंगुआन संप्रदाय को दोष नहीं देगी, बल्कि पूरी जिम्मेदारी खुद लेगी। ये सुनकर क्यू युआन को राहत मिली। मैं संयोगवश यहाँ से गुजर रही थी। मैं गवाही दे सकती हूँ कि इन दोनों ने ही पहले हमला किया था और छोटी बहन के पास जवाबी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियांग लिंगसू अपने बड़े भाई के तर्क से लगभग अप्रभावित थी। क्या ये वास्तव में मानवीय भाषा है? हत्यारा होने से लेकर गवाह बनने तक। जियांग लिंगसू और क्यू युआन शवों के पास पहुंचे और जियांग लिंगसू जूलिया नहुआ का भंडारण बैग लेकर नीचे झुके। हाथ के एक झटके से एक जेड की पर्ची उसकी हथेली में गिर गई। जियांग लिंगसू ने समझदारी भरी नजर से कहा, जैसा कि उम्मीद थी, ब्राइट पैलेस ने इस व्यक्ति को ग्रेट शाम के पास इसे नियंत्रित करने और इसे ब्राइट पैलेस में शामिल करने के लिए भेजा है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्यू युआन ने आगे झुककर पूछा।
पूर्वी भूमि में 13 राज्य हैं। उज्ज्वल महल कुयू नंबर राज्य में स्थित है। वहां से अमरनाथ द्वारा 100 राष्ट्रों तक पहुंचने में आधा महीना लगता है। 100 राष्ट्रों में ब्राइट पैलेस की तरह बड़े संप्रदाय नहीं हैं और वे लगातार युद्ध रहते हैं। महान शांग साम्राज्य 100 राष्ट्रों में से एक है। 100 राष्ट्रों का आकार पूर्वी भूमि में स्थित एक राज्य के बराबर है। यह नक्शा काफी बड़ा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं पहाड़ों का एक साधारण सा गंवार हूँ? 7 कलर्स पीक में शामिल होकर वरिष्ठ भाई बन चुके क्यू युआन को गर्व महसूस हुआ और वह खुद को पुरुषों के बीच एक अजगर समझ बैठा। इस विशाल दुनिया के बारे में सुनकर उसका स्वाभिमान टूट गया। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक छोटे से अध्ययन समूह का उपनेता हो। ब्लैक माउंटेन संप्रदाय का विनाश। ये कुछ ऐसा था जैसे पड़ोस के मोटे बच्चे से लड़ना और रात में उसके घर जाकर उसकी मुर्गियों को पीटना। बड़े भाई, खुद को कम मत समझो। 100 राष्ट्रों की ताकतें कम नहीं हैं। अफसोस सिर्फ इतना है कि बैंगनी हवेली स्तर के साधकों की कमी है। जियांग लिंगसू ने उन्हें दिलासा दिया। पूर्वी भूमि के 13 राज्यों में जियांग परिवार को एक प्रमुख वंश माना जाता है, लेकिन सच्चे विशेषज्ञों की नज़र में इसे एक झटके में नष्ट किया जा सकता है। जियांग लिंगसू का तो ये भी मानना था कि कैंगलांग क्षेत्र में आने वाली भविष्य की आपदा का पूर्वानुमान सर्वोच्च विशेषज्ञों द्वारा पहले ही लगाया जा चुका होगा। लेकिन वे विशेषज्ञ, भले ही उन्हें पता हो, शायद कमजोर लोगों को नहीं बताएंगे। मैं खुद को कम नहीं आंक रही, मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। निराशा महसूस करने के बाद क्यू युआन को सुरक्षा का एहसास हुआ। दुनिया जितनी बड़ी होती गई, वह उतना ही कम ध्यान आकर्षित करता गया। भयानक विशेषज्ञों से सामना होने की संभावना कम है। कम प्रोफाइल बनाए रखें और विकास करें। ब्राइट पैलेस 100 देशों में से कुछ देशों का समर्थन करना चाहता है, इसी कारण से जूलियानहुआ को भेजा गया था। घरेलू मामलों में दखलंदाजी करने वाला मौत का हकदार है। क्यू युआन को अपनी हत्या पर पूरा भरोसा था। मेरे ऊपर राजमहल का स्वामी बनने की सोच रहा है, वाकई घिनौना है। और मैं वास्तव में शेनहुआ एसोसिएशन का सदस्य हूँ, जो हमेशा ब्राइट पैलेस का विरोध करता रहा है। वे जो भी करना चाहें, मुझे स्वाभाविक रूप से उसमें बाधा डालनी पड़ती है। जियांग लिंगसू ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। हाथ के एक झटके से उसकी हथेली से एक अनोखी पंखुड़ी गिरी और जूलियानहुआ की छाती में जा धंस गई। ये शेनहुआ संघ का चिन्ह है। जब उनके शव ब्राइट पैलेस वापस भेजे जाएंगे और वे इस पंखुड़ी को देखेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें किसने मारा है। जियांग लिंगसू ने कहा, अब हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके शवों का पता लगाया जाए और उन्हें लिंगटियन पवेलियन भेजा जाए। दूसरा भाग सरल था और इसे आसानी से निपटाया जा सकता था। क्यू युआन ने पहले भाग पर ध्यान केंद्रित किया। शेनहुआ एसोसिएशन, यह क्या है? शेनहुआ एसोसिएशन समान विचारधारा वाले साधकों का एक गठबंधन है। ब्राइट पैलेस के विपरीत शेनहुआ एसोसिएशन बहुत लचीला है और इसमें कोई जटिल नियम नहीं है। सभी लोग शेनहुआ एसोसिएशन में शामिल होते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं, संवाद करते हैं और संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं। जियांग लिंगसू ने समझाया। क्यू युआन उत्सुक हो गया। यह अच्छा लगा। छोटी बहन, क्या मैं शामिल हो सकती हूँ? क्यू युआन को साधना विधियों का ज्ञान नहीं था। वह कुछ तकनीकें सीखने के लिए शामिल होना चाहता था। जियांग लिंगसू ने जवाब दिया, बड़े भाई, आपकी प्रतिभा तो अच्छी है, लेकिन आपकी पृष्ठभूमि थोड़ी निम्न स्तर की है। क्यू युआन अचंभित रह गया। क्या साधना में पृष्ठभूमि भी मायने रखती है? राजा और राजकुमार जन्म से ही विशेष नहीं होते। इस शेनहुआ एसोसिएशन में दूरदर्शिता की कमी है। ये बहुमत को एकजुट नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे स्वीकार नहीं कर रहे। अपमान करो, जमकर अपमान करो। जियांग लिंगसू मुस्कुराई। बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया प्रतिभावान लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन संसाधनों की कमी है। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार जब आप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच जाएंगे, तो मेरी सिफारिश पर आप शेनहुआ एसोसिएशन में शामिल हो सकेंगे। वाह, शेनहुआ एसोसिएशन तो वाकई दिलचस्प है। धन्यवाद छोटी बहन। ड्रैगन को मारने वाली की युआन आखिरकार ड्रैगन बन गई। ठीक है बड़े भाई, अब हमें चलना चाहिए, जियांग लिंगसू ने कहा। क्यू युआन थोड़ी शर्मिंदा होकर रुक गई। छोटी बहन, क्या हमें लाशों को लूटना नहीं चाहिए? छोटी बहन एक धनी महिला है, वह शायद शवों को लूटने से घृणा करती हो, लेकिन वह तो बस एक गरीब लड़का है। अगर वह लाशों को नहीं लूटेगा तो वह खाना भी नहीं खरीद पाएगा। उसके थैले में कोई कीमती चीज़ नहीं है, बस एक कीमती साधना तकनीक वाली जेड स्लिप है। दूसरा वाला तो और भी गरीब है, उसके थैले में बस कुछ कबाड़ पड़ा है। जियांग लिंगसू ने कहा। उसका हाथ पलटा और उसमें से अस्त व्यस्त चीज़ों का ढेर निकला, जिसमें टूटे हुए आध्यात्मिक पत्थरों का ढेर भी मिला हुआ था, जो ज्यादातर वांगशुआंग के भंडारण बैग से गिरे थे। ची युआन की आंखें चमक उठीं। इसे कबाड़ कहते हैं, लेकिन अपनी उस चाकू के बारे में सोचते हुए जो हर रात छोटी बहन की फूस की झोपड़ी के बाहर कूड़े के ढेर में खोजबीन करती है, वह चुप हो गया। सच तो यह है कि छोटी बहन के लिए ये चीज़ें कचरे के बराबर भी नहीं हैं। गरीब परिवारों के बच्चे जल्दी वयस्क हो जाते हैं। क्यू युआन ने चुपचाप आत्मा के पत्थरों को उठा लिया। वरिष्ठ भाई, ये ब्राइट पैलेस की बुनियादी साधना तकनीक है, शुवानेटियन लाइट तकनीक, जो शुवान श्रेणी की निम्न श्रेणी की तकनीक है, बस औसत दर्जे की। लेकिन ये तो केवल साधारण शिष्यों के अभ्यास के लिए है, इस पर ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं है। हालांकि इसके भीतर एक गुप्त तकनीक है, ब्रिलियंट स्वॉर्ड, जो काफी दिलचस्प है। जियांग लिंगसू ने जेड स्लिप को क्यू युआन की ओर फेंक दिया। क्यू युआन को यह महसूस होने लगा कि वह बस एक गंवार है। पसंद शब्द को हटा दें। शेनिगुआन संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ साधना तकनीक केवल जेड श्रेणी की थी, और वह भी केवल मध्य श्रेणी की। लेकिन जिस साधना तकनीक को छोटी बहन ने औसत दर्जे का बताया था, वह वास्तव में जुबान स्तर की थी। ची युआन ने साधना तकनीक को उठाया और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वह जितना ज्यादा देखता गया, उतना ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता गया। जैसा कि जुबान श्रेणी की तकनीक से अपेक्षित था, केवल एक साधना तकनीक में ही सभी प्रकार की चीजें समाहित थीं। क्यू युआन को यह आभास हुआ कि इस साधना तकनीक को पूरी तरह से समझना 1000 या 10,000 निम्न श्रेणी की तकनीकों को देखने से कहीं अधिक लाभ देगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि ब्लैक माउंटेन सेक्ट की निम्न श्रेणी की तकनीकों के ढेर को हर दिन देखने में समय बर्बाद करना वास्तव में समय की बर्बादी है।
हजारों निम्न श्रेणी की तकनीकों को देखने में कई महीने बिताने से एक जुबान श्रेणी की तकनीक से भी कम ज्ञान प्राप्त होगा। जुबान ग्रेड की तकनीकें तो पहले से ही इतनी भयानक हैं, तो स्वर्ग ग्रेड की तकनीकें कितनी भयानक होंगी। अगर उसे स्वर्ग ग्रेड की तकनीक मिल जाए तो क्या क्यू युआन रोजाना उसका अध्ययन करके क्यू युआन क्लासिक को स्वर्ण कोर या यहाँ तक कि नवजात आत्मा के स्तर तक नहीं पहुंचा सकता। जहां तक खेल में प्राप्त साधना तकनीकों की बात है, वे साधना पद के समान मूल की नहीं है और उनका उपयोग क्यू युआन क्लासिक को समझने और आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है। बेशक इसका संबंध ची युआन की वर्तमान शक्ति के बहुत कमजोर होने से भी हो सकता है, जिसके कारण वह साधना तकनीकों के सार को समझने में असमर्थ है। धन्यवाद छोटी बहन, ये साधना तकनीक मेरे लिए बहुत उपयोगी है। ची युआन ने जेड पर्ची पकड़ी, लेकिन कुछ सोचते हुए उसने कहा, छोटी बहन आप ही तो इस सब की सूत्रधार हैं, आपको भी कुछ लेना चाहिए। जियांग लिंगजू ने क्यू युआन की ओर घूर कर देखा। अब भी मास्टरमाइंड और सहयोगी की बात हो रही है। उसने बेसब्री से कुछ कबाड़ उठाया और बोली, चलो चलते हैं। ची युआन ने उन दोनों के शवों को फिर से देखा। छोटी बहन, वह फूल काफी कीमती लग रहा है। वह फूल डिवाइन फ्लावर सोसाइटी का प्रतीक था। जियांग लिंगसू पूरी तरह से अवाक रह गई। वरिष्ठ भाई, मुझे लगता है कि वे दोनों शव भी काफी मूल्यवान हैं। आप उन्हें फूलों की खाद के रूप में 7 कलर पीक पर क्यों नहीं ले जाते या उन्हें कठपुतलियों में क्यों नहीं बदल देते? बिल्कुल नहीं, मुझे डर है कि ब्राइट पैलेस गलत समझ लेगा। क्यू युआन ने जल्दी से इनकार कर दिया। दोनों शेनिगुआंग संप्रदाय लौट आए, लेकिन रास्ते में जियांग लिंगसू चुपके से जिंगुआंग टांग के बाहर गई और एक पत्र छोड़ गई। दोनों जिंगुआंग टांग से निकलकर अपने अपने कमरों में लौट गए। जियांग लिंगसू फूस की झोपड़ी के बाहर खड़ी थी, क्यू युआन की पीठ को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने सीनियर ब्रदर के साथ मिलकर लोगों की हत्या की और सीनियर ब्रदर का रहस्य जान लिया। अब दोनों के बीच संबंध पहले से ज्यादा घनिष्ठ होने चाहिए, है ना? बड़े भाई, उसने धीरे से पुकारा और बड़े भाई को रात के खाने पर साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करने की तैयारी करने लगी। ची युआन रुका, अचानक अपना सिर घुमाते हुए बोला, छोटी बहन आपने गलत समझा, मैंने ब्लैक माउंटेन सेक्ट को नष्ट नहीं किया। हालांकि मैंने आज एक फाउंडेशन बिल्डिंग परफेक्ट रियल्म वाले को मार डाला। ब्लैक माउंटेन सेक्ट में कई गोल्डन कोरल हैं, जिनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। जियांग लिंगसू अब साथ में खाना खाने का जिक्र नहीं करना चाहती थी। सीनियर ब्रदर कोई बुरा राक्षस नहीं है। क्यों रिफाइनमेंट परफेक्ट रियल्म वाला व्यक्ति ब्लैक माउंटेन सेक्ट को कैसे नष्ट कर सकता है? इसके बारे में सोचना असंभव है। ... समय बीत गया। ची युआन फूस की झोपड़ी में बैठा था। उसका सारा ध्यान जुवानटियन लाइट टेक्निक पर था, या यूं कहें कि इसके भीतर छिपी एक गुप्त तकनीक ब्रिलियंट स्वॉर्ड पर था। ये गुप्त तकनीक अब तक क्यू युआन द्वारा देखी गई सबसे शक्तिशाली जादुई तकनीक थी। इस गुप्त तकनीक से व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को एक शानदार तलवार में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे शत्रुओं का वध किया जा सके। वह उत्कृष्ट तलवार धर्मपरायण और उज्ज्वल थी, मानो प्रकाश की तलवार हो जो महान सूर्य की चमक बिखेरती हो, आत्माओं को मोहित करने के लिए पर्याप्त, दुष्ट राक्षसों और विधर्मियों को उनके दिलों में भय उत्पन्न करने और क्षण भर के लिए उनका ध्यान भटकाने के लिए, फिर उन्हें मार डालने के लिए। ये कहा जा सकता है कि ब्रिलियंट स्वॉर्ड में मानसिक आक्रमण की क्षमता भी थी। ये ब्राइट पैलेस की सर्वोच्च गुप्त तकनीक थी। लाइट पैलेस के सभी शिष्य इसका अभ्यास कर सकते थे। इसके अलावा ब्राइट पैलेस ने जानबूझकर इसे बाहर फैलाया था, क्योंकि एक अधिक शक्तिशाली संस्करण विकसित करने के लिए, गुप्त तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए प्रकाश महल में महान योगदान देना आवश्यक था। इन बातों को जानते हुए इस दौरान ची युआन इस साधना तकनीक को अपना रहा था। इस गुप्त तकनीक का उद्देश्य व्यक्ति के धार्मिक गुणों को महान सूर्य के प्रकाश में परिवर्तित करना था। क्यू युआन ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और अपनी हत्या की मंशा को एक शानदार तलवार में बदल दिया। अब अंततः ये सफल हो गया। इस समय ची युआन का शरीर रक्त ऊर्जा से भरा हुआ था। उसने फूस की झोपड़ी छोड़ दी और उस जगह पर आ गया जहां वह अक्सर तकनीकों का अभ्यास करता था। शानदार तलवार, एक तलवार निकली मानो सर्दियों की हवा इंसान की त्वचा और मांस को काट रही हो। केवल एक खून से लाल रंग की तलवार हवा में खड़ी दिखाई दी, जो अकथनीय रूप से भयावह थी। एक ही तलवार के वार से क्यू युआन को लगा कि वह आसानी से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के किसी साधक को मार सकता है। इसे बेहद भयावह कहा जा सकता है। चाकू की शक्ति पर निर्भर किए बिना ची युआन के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के किसी साधक को मारना, तब भी जब वे सतर्क न हो, इतना आसान नहीं था। इस तलवार को देखकर क्यू युआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। रूपांतरण को सफल माना जा सकता है। बस ये खून की तरह लाल है, किसी धर्मपरायण तलवार की तरह नहीं, बल्कि किसी दुष्ट साधक की तलवार की तरह है। अच्छा नहीं है, आने वाले समय में मुझे इस रक्त तलवार को प्रकाश की तलवार में बदलने का मौका ढूंढना होगा। ची युआन को लगा कि अगला मुख्य कार्य इस तकनीक से निर्मित रक्त तलवार को प्रकाश तलवार के रूप में छुपाना था। फिर भविष्य की लड़ाइयों में वह इसका खुलेआम इस्तेमाल कर सकता है, और यहाँ तक कि दूसरों पर धार्मिकता का दबाव डालने के लिए ब्राइट पैलेस की नकल भी कर सकता है। देखो, मैंने तो अपनी धार्मिकता को एक प्रकाश में तलवार में समाहित कर लिया है, भला मैं कोई पुराना दानव कैसे हो सकता हूँ। क्यू युआन झोपड़ी में लौट आए। उसने 7 रंग शिखर के ऊपर ठंडे चांद पर एक नजर डाली और स्पष्ट रूप से आग भरते हुए कहा, फिर से मारने का समय आ गया है। आज अंतिम बाधा पार करते हुए जैसे ही मैं स्वर्ण कवचधारी दिव्य सेनापति को हरा देता हूँ, मैं तियानजुए पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लूंगा। दरअसल अब उसके मन में कुछ घबराहट सी महसूस हो रही थी। बाहरी दुनिया में शायद 1 महीने से भी कम समय बीता था, लेकिन तियानजुए में वह पहले से ही कई 100 वर्षों से, लगभग 1000 वर्षों से हत्याएं कर रहा था। तियानजुए में वह प्रतिदिन हत्या करता था। जिन दुश्मनों का उसने सामना किया, वे भी लगातार अधिक शक्तिशाली होते गए। उनकी युद्ध कला भी आश्चर्यजनक हद तक निखर चुकी थी। अब जांग हुआ का फिर से सामना करते हुए उसे जांग हुआ को एक ही वार में मारने के लिए अपनी ताकत का केवल 90% ही इस्तेमाल करने की आवश्यकता थी। यह उल्लेखनीय है कि जांग हुआ एक 97वें स्तर का देवलोक का शक्तिशाली योद्धा था। तियानजुए में स्थित आरोहण सीढ़ियों पर वह प्रतिदिन हत्या करता था, विरोधियों से सीखने, उनका अनुकरण करने और फिर उन्हें तलवार के एक ही वार से पराजित करने की कोशिश करता था। उसे नहीं पता था कि उसने कितने देवलोक प्राणियों को मार डाला था।
ईश्वरीय लोक के विरुद्ध युद्ध में उनका अनुभव चरम पर पहुंच चुका था। वे आंखें बंद करके भी ईश्वरीय लोक के प्राणियों को मार सकते थे और उनका अनुभव भंडार भयावह हद तक बढ़ चुका था। दुर्भाग्यवश उनका स्तर 99 पर ही अटक गया और वे आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत ज़्यादा हत्याएं करने से क्यूई युआन कुछ हद तक थक गया था। हालांकि हमेशा उसके साथ लड़ने वाली शियाओ जिया के बारे में सोचकर उसका मनोबल फिर से बढ़ गया। मैं कवचधारी पुरुष हूँ, मुझे सभी शत्रुओं का नाश करना चाहिए। क्यूई युआन ने खेल में प्रवेश किया और शियाओ जिया का हाथ पकड़कर वे दोनों गड्ढे से बाहर निकले। ची युआन अंतिम सीढ़ी पर चढ़ गया। जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी पार कर लेता, उसे तियानजू पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए केवल सुनहरे कवच वाले जनरल को हराना होता। अंतिम 2 लड़ाइयां दोनों ही भीषण संघर्ष होंगी। क्यूई युआन ने शियाओ जिया का ठंडा छोटा हाथ थाम लिया और वे आखिरी सीढ़ी पर चढ़ गए। उनकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। ची युआन ने चारों ओर देखा और उसकी दृष्टि रेखा में एक के बाद एक कई शिखर दिखाई दिए। चोटियां उसके चारों ओर एकत्रित हो गईं और उसे बीच में घेर लिया। प्रत्येक शिखर पर देवलोक का एक शक्तिशाली योद्धा विराजमान था। इन देवलोक के शक्तिशाली व्यक्तियों की आभा ड्रैगन जज यूया टोन से कमतर नहीं थी। वे सभी सर्वोच्च देवलोक स्तर 99 के अस्तित्व थे। किसी कारणवश क्यूई युआन को यह भी लगा कि उनका स्तर वास्तव में 99 से अधिक हो सकता है, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह स्तर 99 पर ही दबा हुआ था। जब ची युआन प्रकट हुआ तो चोटियों पर मौजूद सभी देवलोक के शक्तिशाली योद्धाओं ने अपनी आंखें खोल दीं। हजारों तीखी निगाहें क्यूई युआन पर टिकी हुई थीं, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी पीठ में कांटे चुभ रहे हों। ये ठीक वैसा ही था जैसे जर्नी टू द वेस्ट में रोक, जिसने स्पिरिट माउंटेन में घुसपैठ की थी और सभी बुद्धों, बोधिसत्वों और अरहतों से घिरा हुआ था। अब वह भी 3000 देवलोक के शक्तिशाली देवताओं के केंद्र में खड़ा था। 3000 देवलोक प्राणी। क्यूई युआन ने अपनी तलवार पकड़ी हुई थी। उसका कद विशेष रूप से सीधा और लंबा था। उसके चेहरे पर हल्का सा खूनी रंग छाया हुआ था, जो उसे मोहक और साथ ही असाधारण रूप से सुंदर प्रतीत करा रहा था। अंतिम स्तर के देवलोक के शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करते हुए उसकी निगाहें विशेष रूप से शांत थीं, लेकिन गौर से देखने पर कोई भी उनके भीतर अंतहीन रक्तपात देख सकता था। लेकिन जब उसने शियाओ जिया की ओर देखा तो उसकी निगाहों में कोमलता का एक अंश उभर आया। शियाओ जिया, चलो एक बार फिर साथ मिलकर लड़ें। अध्याय 72 तियानजू को साफ करना। जिनली से मुलाकात। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। उसके पूरे शरीर पर खून जैसे लाल रंग का कवच लिपटा हुआ था और क्यूई युआन की ऊंचाई बढ़कर 137 मीटर हो गई थी। उसके कंधों पर खून जैसे लाल रंग के नुकीले कांटे चमक रहे थे, जो सूरज की रोशनी में पारदर्शी और भयावह लग रहे थे, मानो उनसे खून टपकने वाला हो। उसने एक विशाल तलवार लहराई और नरक से निकले किसी दानव की तरह आगे बढ़ा। ची युआन ने अपनी तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी आवाज कर्कश और गहरी थी। मारना। उस क्षण केवल एक ही शब्द था, मार डालो, मारो, मारो, मारो। 3000 शिखर ची युआन की ओर उड़ते हुए आए और शीर्ष स्तर के दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ सभी दिशाओं से हमला कर रहे थे। ची युआन ने अपनी खून जैसी लाल आंखें खोलीं और अनगिनत परछायां और असंख्य मार्शल तकनीकें देखीं। मारना। उसने एक हाथ से विशाल तलवार उठाई और जोरदार छलांग लगाए। भीषण टक्कर से उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। खून जैसे लाल रंग का विशालकाय कवच उछल पड़ा। इस समय सभी तकनीकें बेकार प्रतीत हो रही थीं। 137 मीटर ऊंचे उस विशालकाय ढांचे का इतनी ताकत से गिरना किसी को भी भयभीत करने के लिए काफी था। इतना ही नहीं, इस विशालकाय प्राणी के पास तलवार से वार करने की अत्यंत शक्तिशाली क्षमता थी। तुम सब मर जाओ। जो कुछ भी उसे दिखाई देता था वह उसे मार डालता था। कि युआन को नहीं पता था कि उसने कितनों को मार डाला था, लेकिन खेल की दुनिया में आरोहण मंच पर वह जिसे भी देखता उसे मार डालता था। देखा और मार डाला। तलवार के एक ही वार से विशाल पर्वत शिखर चकनाचूर हो गए। चट्टानें और मिट्टी उड़कर अनगिनत टुकड़ों में टूट गईं। शिखर के मालिक की एक ही प्रहार में सीधे तौर पर मौत हो गई। क्यूई युआन एक हत्यारा देवता की तरह था, नहीं, एक हत्यारा राक्षस की तरह था। अपने विशाल रक्तरंजित तलवार को लहराते हुए वह हर वार से नरसंहार करता था। 3000 शीर्ष दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने एकजुट होकर उस पर लगातार हमला किया। दर्जनों से लेकर सैकड़ों मार्शल तकनीकों ने ची युआन पर हमला किया। ये किसी विशालकाय जानवर को मकड़ी के जाले में फंसाने की कोशिश करने जैसा था। ची युआन ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से क्षैतिज रूप से घुमाते हुए चलाया और सभी तकनीकों को भेद दिया। चाहे वह किसी भी मार्शल तकनीक, गुप्त कला या निषिद्ध मंत्र का प्रयोग हो, तलवार का एक ही वार मकड़ी के जाले के कटने और शून्य में विलीन होने जैसा था। चोटियां चकनाचूर हो गईं, नदियां उल्टी दिशा में बहने लगीं। दिव्य लोक रक्त से रंग गया। 3000 शीर्ष दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों का सामना करते हुए क्यूई युआन भीड़ों के बीच एक भेड़िए की तरह था। एक विशालकाय जानवर जमीन पर खड़ा, जिसका सिर बादलों से नीचे की ओर देख रहा है, एक विशाल तलवार चला रहा है और सभी प्राणियों का संहार कर रहा है। इन 129-600 लड़ाइयों में उनके युद्ध कौशल और उनकी इच्छाशक्ति को पूर्णता तक निखारा गया था। सर्वोच्च दिव्य लोक के साथ उनकी लड़ाइयां हिंसा, क्रूर बल और प्रभुत्व की सुंदरता से भरी हुई थीं, फिर भी उनमें सर्वोच्च कौशल, प्राकृतिक और कलात्मकता भी झलकती थी। मारो, मारो, मारो। तब तक नरसंहार होता रहा जब तक आकाश और पृथ्वी उलट पुलट नहीं हो गए, जब तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मिट नहीं गया, जब तक दुनिया में अराजकता नहीं फैल गई। भाइयों का मिलन। क्यूई युआन और शियाओजिया ने मिलकर 3000 दिव्य लोकों का संहार किया। अल्पविराम। पंचतत्वों की निषिद्ध भूमि में लॉन्गपेन की आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। क्या आपको लगता है कि पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र के प्रतिबंध धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं? मुझे डर है कि 1000 वर्षों में यह एक साधारण निषिद्ध क्षेत्र बन जाएगा, जहां सर्वोच्च सम्राट भी कदम रख सकेंगे। क्या आपको लगता है कि ये अलौकिक राक्षस हैं? यू ने कहा, 1000 वर्षों में राक्षस वध सभा का अंत बहुत पहले हो चुका होगा। यदि वह पंचतत्वों की निषिद्ध भूमि के प्रतिबंधों को धीरे धीरे खोल रहा है, तो इसमें 1000 साल लगने का क्या फायदा? आपकी बात सही है, लॉन्गपेन ने विषय बदलते हुए कहा। मानव जगत में वस्त्र विभाग के प्रमुख के वर्तमान प्रशिक्षण के बारे में आपका क्या विचार है? उन्होंने हमारी दिव्य छाया को कितना आत्मसात किया है? उसे बाहर आए हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो।
अभी भी 300 साल बाकी हैं। उम्मीद है कि वह दिव्य क्षेत्र के शिखर तक पहुंच जाएगा, जिससे हमें अलौकिक राक्षसों का सामना करने में थोड़ा और आत्मविश्वास मिलेगा। यू ने आह भरी। लॉन्गपेन के मन में कुछ विचार आया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। स्वर्गीय देवता के अलौकिक राक्षसों का सामना करने जाने के बाद उन्होंने आपको एक संदेश भेजा था। आपने जो बताया है उसके अलावा क्या वास्तव में और कुछ नहीं है, जैसे कि अलौकिक राक्षसों की शक्ति और उनकी सटीक संख्या? यू कुछ पल चुप रहा। नहीं, स्वर्ग के देवता ने जो कहा वह सब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। इसे क्यों छुपाना? ये सुनकर लॉन्गपेन ने आह भरी। नहीं, अल्पविराम। आकाश से एक विशाल तलवार उतरी और अंतिम शिखर को चकनाचूर कर दिया। तलवार की नोक ने 3000 दिव्य लोकों में से अंतिम शिखर दिव्य लोक विशेषज्ञ को भी नष्ट कर दिया। जी हाँ, चाकू से गोदकर नहीं मारा गया, क्योंकि उसके शरीर में इतना बड़ा छेद समा नहीं सकता था। उसे पीसकर चपटा कर दिया गया था। क्यू युआन स्थिर खड़ा था। उसका शरीर गाढ़े खून से ढका हुआ था जो जमता हुआ प्रतीत हो रहा था। बाहरी दुनिया में आधा दिन, आरोहण मंच पर 1 वर्ष। क्यू युआन ने अथक परिश्रम से निरंतर लड़ाई लड़ी। अंततः उसने 3000 दिव्य लोकों का पुनर्तः नाश कर दिया। उसके खून जैसे लाल कवच पर लगा खून सूख गया था, जिससे कुछ काले धब्बे रह गए थे। वह हौंकते हुए बैठ गया और अपनी तलवार पहाड़ में गाड़ दी। उसके नथुनों और मुख से निकली हवा ने आसपास की चट्टानों और मिट्टी को उड़ा दिया। उसने अपने हाथ से झील से पानी उठाया और बार बार अपने चेहरे पर छिड़का, जिससे झील का जलस्तर काफी कम हो गया और कीचड़ दिखाई देने लगा। क्यू युआन को आखिरकार काफी ठंडक महसूस हुई। 3000 दिव्य लोगों को पराजित करने के बाद वह अब तक 129,600 सीढ़ियां चढ़ चुका था, और ऊपर जाने पर वह वास्तविक आरोहण मंच पर पहुंच जाएगा। स्वर्ण कवचधारी देवता को पराजित करने का अर्थ होगा कि वह त्यानजू पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। अंतिम चरणों में से प्रत्येक में 3000 दिव्य लोग थे। वह अंतिम स्वर्ण कवचधारी देवता कितना भयानक होगा, क्यू युआन इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। युद्ध। क्यू युआन को कोई डर नहीं था। वह अब अपनी सबसे कमजोर अवस्था में भी था और सबसे मजबूत अवस्था में भी। यदि वह पीछे हटता तो उसकी युद्ध भावना क्षीण हो जाती। वह जय होकर केवल आगे बढ़ सकता था। उसने पहाड़ की दरार से तलवार निकाली, जिससे चोटी चकनाचूर हो गई। अपनी तलवार को थामे हुए वह अंतिम आरोहण मंच पर चढ़ गया। उसका शरीर तेजी से सिकुड़कर 12 मीटर का हो गया। इसी क्षण एक दमदार आवाज सुनाई दी, आप पहुंच गए हैं। क्यू युआन ने उधर देखा तो उसे एक भुजा वाला स्वर्ण कवचधारी देवता दिखाई दिया। वह आरोहण मंच पर खड़ा था। उसका चेहरा यांत्रिक और ठंडा था और उसने अपने दाहिने हाथ में एक गहरे काले रंग का भाला पकड़ रखा था। भाला खून से सना हुआ था, जिससे ठंडी रोशनी निकल रही थी। वह उस स्वर्ण कवचधारी देवता से भिन्न था जिसे क्यू युआन ने पहली बार देखा था। इतने साल बीत गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आरोहण मंच पर चढ़ सकता है, सुनहरे कवच वाले देवता ने कहा। उनकी यंत्रवत आवाज में उदासी झलक रही थी। क्यू युआन ने पूछा, आरोहण मंच पर चढ़कर कहाँ जाया जा सकता है? पहली बार सुनहरे कवच वाले देवता के भावहीन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। मैंने सुना है कि यह सितारों की वजह से है, लेकिन उसने बोलना बंद कर दिया। क्यू युआन ने पूछा, लेकिन क्या? लेकिन असल में मेरा मकसद अपने गुरु का शिष्य बनना और अंततः उनके गर्भ में प्रवेश करना है। सुनहरे कवचधारी देवता ने काले भाले को पकड़ रखा था और उसका निशान अची युआन पर था। ये सुनकर क्यू युआन की रीढ़ की हड्डी में से हरन दौड़ गई। त्यानजू का स्वामी कौन है? कोलिजियम का निर्माण किसने किया था? उसे पता नहीं था। हालांकि दिहुए का वर्तमान स्वामी एक अलौकिक दानव था। आज की इस अराजक दुनिया में जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति उलट गई है, केवल ऐसे समय में ही तुम्हारे जैसे कमजोर व्यक्ति ही सच्चे आरोहण मंच पर आसीन हो सकते हैं और मेरे समक्ष खड़े होने के योग्य बन सकते हैं। सुनहरे कवचधारी देवता ने यांत्रिक और ठंडी आवाज में कहा, अपना कदम उठाओ, इस उबाऊ लड़ाई को समाप्त करो। भाले की तीक्ष्णता से एक भयावह प्रकाश निकल रहा था। एक भुजा वाला स्वर्ण कवचधारी देवता अकेला खड़ा था। उसका दबाव अदृश्य रूप से फैल रहा था, जो 10,000 सैनिकों से भी अधिक था। क्यू युआन ने आंखें सिकुड़ी और जानकारी प्रकट हुई। खंडित स्वर्ण कवचधारी देवता की अवशिष्ट आत्मा, स्तर 119, लेवल 119। इस दुनिया में उन्होंने पहली बार इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ को देखा था। जिन लोगों से वह मिला था उनमें से कोई भी 100वें स्तर को पार नहीं कर पाया था। वह भी 100वें स्तर को पार नहीं कर सका। अब उनका सामना लेवल 119 के विशेषज्ञ से था। एक अज्ञात, रहस्यमय और शक्तिशाली विशेषज्ञ। ची युआन के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर कांपने लगा और पूरी तरह से तनावग्रस्त हो गया। उसका सारा ध्यान, उसका सारा मन सुनहरे कवच वाले देवता पर केंद्रित था। उसने अपनी तलवार थामे रखी, सतर्कता से हमला करता हुआ। उसकी सारी हत्या करने की मंशा, उसकी सारी युद्ध इच्छा शक्ति इस क्षण चरम पर थी। मारना। वह जानता था कि इस लड़ाई में उसकी मौत लगभग निश्चित है। इसलिए क्यू युआन ने शुरुआत से ही अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। अनेक मार्शल तकनीकों और कौशलों से परिपूर्ण उस विशाल तलवार ने इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रहार किया। एक तलवार ने स्वर्ण कवचधारी देवता के शरीर को भेद दिया। ओह! स्वर्ण कवचधारी देवता टुकड़े टुकड़े हो गया। कहाँ है वह? हमले के बाद क्यू युआन ने सुनहरे कवच वाले देवता की आंखों में आश्चर्य का भाव देखा और उसे टुकड़ों में बिखरते हुए देखा। लेकिन लेवल 119 के विशेषज्ञ को एक ही वार में मारना असंभव था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह सिर्फ एक चाल थी। बाहर आओ, मेरे लिए बाहर आओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ची युआन ने विशाल तलवार को लहराते हुए एक बार फिर अपनी विशिष्ट तलवारबाजी तकनीक का प्रदर्शन किया। समर एज स्लैश। तलवार चलाने की यह तकनीक, जो बेतरतीब ढंग से वार करती है, खामियों से भरी है, फिर भी उसे सुरक्षा की सबसे मजबूत भावना प्रदान करती है। मानो उसके समर एज स्लैश से पास आने वाला कोई भी व्यक्ति घायल हो जाएगा। दुर्भाग्यवश, चाहे वह कितना भी दहाड़े, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी क्षण क्यू युआन के मन में एक विचार आया। आपने खंडित स्वर्ण कवचधारी देवता की अवशिष्ट आत्मा का वध कर दिया है, जिससे आपको स्तर 100 में प्रवेश करने का अवसर मिला है। क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? क्यू युआन स्तब्ध रह गया। क्या मैंने उसे मार डाला? तुरंत नहीं। उसके चेहरे पर और भी ज्यादा डर झलक रहा था।
लेवल 119 का एक्सपर्ट ऐसा ही होता है, मेरे विचारों को जानते हुए भी, ये समझते हुए कि वह गेम में एक एनपीसी है। गेम मास्टर होने का नाटक करके मुझे धोखा देना कितनी चालाकी है। जिस क्षण मैं अपनी सतर्कता कम करूंगा तुम मुझे प्रचंड बल से मार गिराओगे। ची युआन ने आकाश की ओर ठंडी मुस्कान के साथ देखा। दुर्भाग्यवश किसी ने जवाब नहीं दिया। वह वहां न जाने कितनी देर तक खड़ा रहा। उन्होंने असमंजस भरा भाव दिखाया, क्या मैंने इस बारे में ज्यादा सोच लिया। उसने एक पल सोचा और फिर जमीन पर कुछ खोजने के लिए नीचे झुक गया। लगभग 1 घंटे बाद क्यू युआन ने जमीन पर बिखरे हुए सुनहरे कवच के टुकड़ों को देखा। या यूं कहें कि अवशेष नहीं बल्कि टुकड़े। वह हैरान होकर बोला, सचमुच मर गया। बस ऐसे ही। वह समझ नहीं पाया। मैं बेवजह चिंता करके मूर्खता कर बैठा। सौभाग्य से अखाड़े में कोई दर्शक नहीं है, वरना मैं युवा सम्राट आज अपनी ही गलती से शर्मिंदा हो जाता। तभी क्यू युआन ने उस निर्देश पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे पहले मिला था। स्वर्ण कवचधारी देव सेनापति को मारकर क्या आपको लेवल 100 में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। वह स्तब्ध रह गया। उन्होंने 104 स्तर तक पहुंचने के लिए शियाओजिया पर भरोसा किया, लेकिन यह उसकी अपनी शक्ति नहीं थी। उसके शरीर के भीतर बहुत सारा अनुभव भरा हुआ था। एक बार जब वह लेवल 100 में पहुंच जाता तो वह तेजी से लेवल बढ़ाता और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता जिसकी वह खुद भी कल्पना नहीं कर सकता था। हालांकि किसी अज्ञात कारण से वह लेवल अप करने से बेवजह डरता था। विशेषकर वे शब्द जो स्वर्ण कवचधारी देव सेनापति ने पहले कहे थे। उन्हें हमेशा लगता था कि लेवल 100 तक पहुंचने से भयानक परिणाम होंगे। आखिरकार इस दुनिया में उसने अभी तक किसी को भी वास्तव में 100वें स्तर तक पहुंचते हुए नहीं देखा था। अभी लेवल अप नहीं कर रहा हूं। क्यू युआन ने लेवल अप करने का मौका अपने पास रखने का फैसला किया। वह तभी अपग्रेड करता था जब उसे मजबूर किया जाता था। वैसे भी अब इसकी जरूरत नहीं थी। एक और प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। त्यानज्यू घटना पूरी हुई, पुरस्कार प्राप्त हुए। तारांकन पुरस्कार 1, स्वर्गीय दाव के 30 अंश। पुरस्कार 2, लेवल 100 में प्रवेश करने का अवसर कभी भी उपयोग किया जा सकता है। अब 60 टुकड़े। मेरे अनुमान के अनुसार दिजुएट वो स्थान जहां 300 वर्ष बाद राक्षस वध सम्मेलन होगा से 30 टुकड़े और यिनयांग निषिद्ध भूमि से 10 टुकड़े मिलाकर मेरे पास सभी स्वर्गीय दाव के टुकड़े होंगे, जिससे स्वर्गीय दाव की नींव पूरी हो जाएगी। ची युआन का मूड अच्छा था। इसी समय गेम का प्रॉम्प्ट आया। आरोहण मंच पर कदम रखें। 1 घंटे के बाद त्यानजू के प्रतिबंध गायब हो जाएंगे और आप नश्वर दुनिया के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। नश्वर संसार में 1 महीने के ज्ञानोदय के बाद आपको दिजुए में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। नश्वर लोग। क्यू युआन की आंखें चमक उठी। मैं जिनली से व्यक्तिगत रूप से मिल सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। उसके बाद मुझे बॉस से लड़ने के लिए दिजुए जाना होगा। कोई बात नहीं, उससे पहली मुलाकात तो जरूरी है। क्यू युआन ने सोचा और तुरंत जिनली को इस बारे में सूचित किया। जिनली, मैंने त्यानजुए को पार कर लिया है। मैं निषिद्ध भूमि छोड़कर 1 महीने के लिए नश्वर दुनिया में जा सकता हूँ। आइए प्राचीन वृक्ष पर मिलते हैं। वैसे आप कुछ दिन पहले दक्षिणी कियान साम्राज्य छोड़कर प्राचीन वृक्ष की ओर रवाना हुए थे। क्या आप वहां पहुंच गए हैं? इस समय एक छोटे से कस्बे में गुक्युई चुवानमू के प्राचीन वृक्ष के नीचे जिनली एक झील के किनारे बैठी थी। पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे और शोर मचा रहे थे। एक बच्चा पानी में खेल रहा था, जिसे उसकी मां ने खींचकर बाहर निकाला और प्यार से अपनी मां की ओर से उसके नितंबों पर कुछ थप्पड़ मारे। एक विशाल पक्षी प्राचीन वृक्ष से नीचे उड़कर आया और छपछपाहट के साथ पानी में गोता लगाया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने एक छोटी मछली पकड़ ली हो। झील के किनारे कई युवा जोड़े मिल रहे थे। क्या तुम सचमुच मुझसे मिलने आ रहे हो? जिनली का दिल घबरा गया। जी हाँ, मेरे पास 1 महीना है। हम कहाँ मिलेंगे? मुझे स्थान बता दीजिए। मैं कियुए कस्बे में युएहुआन राजवंश के प्राचीन वृक्ष के नीचे रहती हूँ। इसे ढूंढना आसान है। त्यानजुए से निकलने के बाद दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ें, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं बान्यू झील पर आपका इंतजार करूंगी। जिनली का शरीर उत्साह से कांप रहा था। ठीक है, मुझे समझ आ गया, क्यू युआन ने कहा। फिर पूछा, बाहर कैसा है? क्या चीजें महंगी हैं? क्या खाना अच्छा है? क्या नज़ारा खूबसूरत है? यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। प्राचीन वृक्ष सचमुच बहुत विशाल है। ये वांग्यू महाद्वीप का दिव्य वृक्ष है। युएहुआन राजवंश इसके बगल में स्थित है। दक्षिणी कियान साम्राज्य के विपरीत यहाँ कोई युद्ध नहीं होता और लोग शांति से रहते हैं। यहाँ कई स्वादिष्ट चीजें हैं। मैंने आज एक कुरकुरी मीठी बतख खाई और वह बहुत स्वादिष्ट थी। मैं इसे बनाना सीखने की कोशिश कर रही हूँ। जब तुम आओगे मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह ज़्यादा खराब नहीं होगा। नहीं तो मुझे ये दिखावा करना पड़ेगा कि यह अच्छा है और इसे पूरा खाना पड़ेगा, जो कि मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ओह, मैं पहली बार किसी ऑनलाइन दोस्त से मिल रही हूँ। सच कहूँ तो मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। मैं भी। आप कैसे दिखते हैं? ओह, यह अचानक से हो गया। मुझे ठीक होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं बहुत सुंदर हूँ। मुझे तुम नापसंद नहीं होगे। मैंने आपसे इतने सारे सवाल पूछे हैं, क्या आप मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहेंगे? जैसे मेरी लंबाई, सालाना आमदनी, क्या मेरे पास कार है, घर है, दुल्हन की कीमत। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इतना सब कहने से ऐसा लगता है जैसे किसी की जोड़ी बनाने की कोशिश हो रही हो। ऑनलाइन के लिए ये CPDD होना चाहिए। वह क्या है? जीवनसाथी की तलाश, यही मतलब है। खैर, आज मैंने बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर दी है। मुझे लॉग ऑफ करके थोड़ी देर आराम करना होगा। कल तक मैं त्यानजू से निकल जाऊंगा। अगर मैं रास्ता नहीं भटका तो कल मिलते हैं। अगर मैं रास्ता भटक जाऊं तो फिर 3 या 7 दिन में मिलते हैं। काम खत्म करने के बाद क्यू युआन ने लॉग ऑफ कर दिया। सफ़ेद कपड़े पहने जिनली झील के किनारे बैठी कुछ सोच रही थी। महाराज, क्या वह सम्मानित व्यक्ति आपसे मिलने आ रहे हैं? चाची किन जिनली के बगल में प्रकट हुई। जिनली मुस्कुराई। जी हाँ आंटी किन, अब मुझे महाराज मत कहिए, बस मुझे अली कहिए। मैं अब दक्षिणी कियान साम्राज्य की साम्राज्य नहीं हूँ और मैं साम्राज्य बनने के योग्य भी नहीं हूँ।
जिनली से परिचित आंटी किन मुस्कुराईं और बोली, तुम्हें अभी इतना खोया हुआ देखकर तुम्हें किस बात की चिंता है? कुछ नहीं, आंटी किन ने कहा, महाराज का शरीर सुशोभित है और उनका रूप रंग सुंदर है, जो किसी के भी योग्य है। जिनली चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। आंटी किन ने आगे कहा, उस आदरणीय व्यक्ति ने महाराज को भयानक वस्त्र विभाग की निषिद्ध सेना उधार देने की इच्छा जताई, जो आपके प्रति उनकी गहरी चिंता को दर्शाता है। महाराज को अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना व्यस्त रहने से आप शायद मिलने से पहले ही थक जाएंगे। ये सुनकर जिनली खड़ी हो गई और बोली, ठीक है आंटी किन, चलिए वापस चलते हैं। दोनों झील किनारे से चले गए और उस घर की ओर चल पड़े जिसे उन्होंने खरीदा था। इसी दौरान मास्क पहने बच्चों का एक समूह जिनली के पास से गुजरा। मुखौटे अलग अलग प्रकार के थे और बच्चे छड़ियों को पकड़े हुए और गाने गुनगुनाते हुए एक निजी स्कूल के शिक्षक द्वारा एक जगह पर ले जाए गए। चाची किन, इन्होंने मास्क क्यों पहन रखे हैं? जिनली उत्सुक थी। ऐसा लगता है कि वे किसी देवता की मूर्ति की पूजा करने जा रहे हैं। आंटी किन को थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन पूरी नहीं। कौन सा भगवान, ये मुखौटे क्यों? ऐसा लगता है कि भगवान भी मुखौटा पहनते हैं। ये सब लोग लाठियां क्यों लिए घूमते हैं? मुझे नहीं पता। वह देवता किस चीज़ का प्रभारी है? मैं शादी का प्रभारी नहीं हूँ, लेकिन 3 दिन बाद इस शहर में एक मंदिर मेला लगेगा। अगर वह सम्मानित व्यक्ति आता है तो आप दोनों साथ में मंदिर मेला देख सकते हैं। इस शहर में देवी देवताओं की कई मूर्तियां और कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। मुखौटा पहने उस देवता के बहुत कम उपासक प्रतीत होते हैं, केवल उस निजी स्कूल के शिक्षक को ही उस देवता पर विश्वास है। खैर, मंदिर का मेला तो वाकई दिलचस्प लगता है, हम जाकर देख सकते हैं। अगले दिन तियानजुए में ची युआन ने अंगड़ाई ली। वह झील के किनारे खड़ा होकर पानी में अपनी परछाई देख रहा था। आज भी उतने ही आकर्षक हैं। वह कुछ सोचते हुए खड़ा हो गया। ऑनलाइन दोस्त से मिलते समय क्या मुझे उपहार ले जाना चाहिए? अन्यथा यह असभ्य माना जाएगा। अरे नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह तियानजू में झील के किनारे खड़ा होकर सोच विचार कर रहा था। उसकी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और वह तियानजू में इधर उधर भागने लगा। कुछ ही देर में क्यू युआन के हाथ में एक लकड़ी की हेयरपिन दिखाई दी। हेयरपिन साधारण थी, लेकिन कई कीमती पौधों से बनी थी। हाथ से बनी लकड़ी की हेयरपिन ठीक रहेगी, है ना? उम्मीद है कि इसे सस्ता और हस्तनिर्मित होने के कारण ऑनलाइन आलोचना का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिनली उस तरह की इंसान नहीं है, कोई बात नहीं। उसने एक पल के लिए सोचा। जिनली को संदेश भेज रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए मीटिंग का एक तोहफा लाया है, एक लकड़ी की हेयरपिन, हाथ से बनी हुई, इसकी सस्ती कीमत की परवाह मत करना। ये कहकर वह तियानजू से निकल गया। दर्जनों सांसें लेने के बाद क्यू युआन आखिरकार तियानजू से बाहर निकल आया। कोई मरुस्थल। उसने आकाश की ओर देखा। प्राचीन कविताओं का उनके मन में आभास हो गया। विशाल रेगिस्तान में अकेला धुआं, लंबी नदी के ऊपर डूबता सूरज। उसने बाहर देखा तो उसे एक विशाल सुनहरा रेगिस्तान दिखाई दिया। अरे, मेरा गेम इंटरफेस कहाँ गया? क्यू युआन स्तब्ध रह गया। तियानजू से बाहर निकलते ही उसका गेम इंटरफेस गायब हो गया। अध्याय 73, एक थोड़ी रहस्यमयी दुनिया। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। गेम का इंटरफेस गायब हो गया। ची युआन के मन में सावधानी का भाव कौंध गया। वह तेजी से तियानजुए की ओर वापस चलने लगा, लेकिन उसने पाया कि वह बिल्कुल भी वापस नहीं लौट सकता। तो एक बार जब मैं निषिद्ध क्षेत्र और प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकल जाता हूं तो मेरा गेम इंटरफेस गायब हो जाता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक एनपीसी से अलग नहीं हूं? क्यू युआन स्तब्ध रह गया। जल्द ही उसने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। गेम इंटरफेस के बिना भी मैं दूसरी दुनिया के दुष्ट राक्षसों का नाश कर सकता हूं। क्यू युआन को किसी बड़े आदमी की कही बात याद आई और उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अफसोस की बात सिर्फ यह है कि मैं अब जिनली से संपर्क नहीं कर सकता। क्या ऐसा कोई घिसा पिटा परिदृश्य नहीं होना चाहिए जहां हम एक दूसरे को गलत समझ लें? क्यू युआन ने ब्लाइंड डेट्स के खराब होने और गलत मुलाकातों के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। जियाओजिया। क्यू युआन ने जियाओजिया को पकड़ते हुए धीरे से बुलाया। शाओजिया आज्ञाकारी होकर सिकुड़ गई और अंततः क्यू युआन की छाती पर शादी के परिधान के टैटू में बदल गई। क्यू युआन ने बदसूरत वस्त्रधारी राक्षस सम्राट से प्राप्त किया हुआ चेहराविहीन मुखौटा भी पहन लिया। अब गहरे काले रंग के कवच में लिपटा हुआ और चेहरे पर मुखौटा लगाए हुए वह किसी महल के राक्षसी रक्षक जैसा दिख रहा था। इसी क्षण उसका शरीर भी सिकुड़ गया और वह एक सामान्य व्यक्ति के आकार का हो गया। अब मैं एक बड़े खलनायक जैसा दिखता हूँ। चेहरेविहीन मुखौटा अस्थायी रूप से दूसरी दुनिया से आने वाले दुष्ट राक्षसों की उपस्थिति को रोक सकता था। बदसूरत वस्त्रधारी राक्षस सम्राट कभी एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। ऐसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति से परलोक के दुष्ट राक्षस सबसे अधिक घृणा करते थे, जो आकाश से मांस के हुक लटकाकर उनका मांस नोच लेते थे, जिससे केवल मानव त्वचा ही बचती थी। बदसूरत वस्त्रधारी राक्षस सम्राट ने अलौकिक शक्तियों से प्रभावित होने वाले दुष्ट राक्षसों की दृष्टि को रोकने के लिए चेहरेविहीन मुखौटे का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्यवश वह दूषित वस्त्र प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गया और स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जहां मांस को नोचने वाले हुकों द्वारा उसका मांस नोच लिया गया। क्यू युआन अब 99वें स्तर का शक्तिशाली योद्धा था। मनुष्यों के बीच चलने से परलोक के दुष्ट राक्षसों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सकता था। इसलिए उसने अपने चेहरे पर बिना चेहरे वाला मुखौटा पहन लिया। उसने अपनी विशाल तलवार पकड़ी और दक्षिण पूर्व की ओर देखा। एक विशाल प्राचीन जिजी कपूर का पेड़ नजर आने लगा। हजारों मील दूर। अफसोस की बात है कि यहाँ कोई आध्यात्मिक नाव नहीं है, और अगर मुझे इसे बनाना आता भी तो ये बेकार होती। मैं केवल पैदल ही यात्रा कर सकता हूँ। खेल की दुनिया और वास्तविक दुनिया दो अलग अलग दुनिया थी। खेल की दुनिया में मार्शल आर्ट दिव्य स्तर तक पहुंच सकती है। कैंगलान क्षेत्र की वास्तविक दुनिया में यह अमरता का मार्ग था। खेल जगत की तकनीकों को सीखने से कोई व्यक्ति संसाधन नहीं बन जाएगा। दुर्भाग्यवश इन्हें वास्तविक दुनिया में न तो विकसित किया जा सकता था और न ही कि युआन सूत्र के पूरक के रूप में इनका उल्लेख किया जा सकता था। जब पहली बार क्यू युआन ने खेल जगत की तकनीकों का संदर्भ लेने की कोशिश की तो वह भयभीत हो गया। उस समय खेल की तकनीकों को विकसित करने के प्रयास के बाद उन्हें इस बात पर गंभीर संदेह हुआ कि क्या उन्हें कोई मानसिक समस्या है।
चलिए युआन राजवंश के प्राचीन जिजी कपूर वृक्ष पर एक मुलाकात के लिए चलते हैं। क्यू युआन एक रक्त लाल परछाई में परिवर्तित हो गया और प्राचीन जिजी कपूर के पेड़ की ओर उड़ गया। कुछ समय बाद क्यू युआन अचानक आकाश से नीचे गिर पड़ा। रेगिस्तान में कई सूखे पेड़ों के ठूंठों पर लगभग 15 मानव शव लटके हुए थे, जो चिलचिलाती धूप में सूखे शवों की तरह दिख रहे थे। शव छोटे थे, देखने में बच्चों के प्रतीत हो रहे थे। गिद्ध मांस को नोच रहे थे, मानो वह कूड़े के ढेर में पड़ा सड़ा हुआ मांस हो। कि युआन को देखकर गिद्धों ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। कि युआन ने इन कोमल, दुबले पतले, सूखे शवों को देखा और अनुमान लगाया कि सबसे बड़ा शव लगभग 11 या 12 वर्ष का होगा, जबकि सबसे छोटा संभवतः 3 महीने का बच्चा होगा, और ऐसे शवों की संख्या काफी अधिक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें बेरहमी से मार डाला गया और जंगल में छोड़ दिया गया। उसने आकाश में सूर्य की ओर एक नज़र डाली। इतनी गर्मी में इन्हें इस तरह धूप में रखना ठीक नहीं है। ची युआन ने अपना हाथ हिलाया और सभी ठूंठ रेत में धंस गए। साधारण मनुष्यों की मृत्यु हो जाने पर उनके कर्म समाप्त हो जाते हैं। ये दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी जिनली ने बताई थी। शायद बात सिर्फ इतनी है कि मैं इस समय अंधेरे में खड़ा हूँ। ये सोचकर क्यू युआन वापस आकाश में उड़ गया। इस बार वह बहुत ऊंचाई पर दुनिया की नीरसता से अप्रभावित होकर उड़ रहा था। दुनिया में अनगिनत मामले हैं और सही गलत में फर्क करना मुश्किल है, या शायद सही और गलत में फर्क करना ही सबसे कठिन है। ... खून जैसे लाल रंग की एक चमक। प्राचीन जिजी कपूर के पेड़ से कुछ 100 मील से भी कम दूरी पर नीचे एक कस्बा था और क्यू युआन रुक गया। उसे इस शहर में 2 काम करने थे। पहला काम युआन राजवंश जाने का रास्ता पूछना था, दूसरा काम अच्छी तरह आराम करना, भोजन करना और साधारण कपड़े पहनना था। शहर की दीवार के बाहर एक लंबी कतार लग गई। क्यू युआन लाइन के अंत में उतरा। क्यू युआन के सामने एक मोटा आदमी खड़ा था। ची युआन ने शहर की ओर देखा, जहां 3 बड़े अक्षरों में कुनवू शहर लिखा हुआ था। शहर की दीवारों के बाहर सैकड़ों लोग कतार में खड़े थे। ऊपर सूरज बहुत तेज चमक रहा था। क्यू युआन के सामने खड़े मोटे आदमी ने अपना पसीना पोंछा। उसके पहनावे को देखकर लगता था कि वह या तो अमीर था या कुलीन वर्ग का। क्यू युआन चुपचाप खड़ा रहा। उसकी निगाहें शहर की दीवार के दूसरी ओर टिकी हुई थीं। वहां दूसरे प्रवेश द्वार पर एक अलग तरह की कतार लगी हुई थी। वह प्रवेश द्वार क्यू युआन के प्रवेश द्वार से बिल्कुल अलग था। वहां बहुत कम लोग थे और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी विशेष वर्ग के लिए बना प्रवेश द्वार हो। हालांकि वह विशेषाधिकार क्यू युआन की सोच से अलग था। वह धनी लोगों के लिए नहीं था। वहां सभी बुजुर्ग लोग थे, अधिकतर 50 या 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग। शहर के द्वार के बाहर उन्हें कतार में लगने की जरूरत नहीं थी और वे सीधे प्रवेश कर सकते थे। बुजुर्गों का सम्मान करना कुनवू शहर की एक सरल और सच्ची लोक परंपरा है। क्यू युआन आह भरे बिना नहीं रह सकी। इस समय क्यू युआन के सामने खड़ा मोटा आदमी यह सुनकर मुड़ गया और बोला, दोस्त, तुम यहाँ के रहने वाले तो नहीं हो? जब उसने क्यू युआन का मुखौटा देखा तो उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गईं। मित्र, तुमने अभी जो कहा वह केवल आधा ही सही है। ओह, कौन सा आधा हिस्सा? क्यू युआन ने पूछा। बुजुर्गों का आदर करना सही है, लेकिन छोटों से प्रेम करना गलत है। मोटे आदमी ने कहा, कुनवू शहर में 50 साल की उम्र के बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं होती और आपके खाने पीने और कपड़ों की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो मेडिकल हॉल के डॉक्टर मुफ्त में आपके घर आएंगे। अगर... उस मोटे आदमी ने आंखों में अश्लील मुस्कान लिए हुए बात की। वेश्यालय की लड़कियां बिना किसी शुल्क के आपके घर आएंगी। इतना अच्छा? क्यू युआन दंग रह गया। इसे एक आदर्श समाज माना जा सकता है ना? इसके अलावा 50 साल की उम्र के बाद किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता और वह घर पर आराम से जीवन का आनंद ले सकता है। ये ब्लू स्टार से भी बेहतर लगता है। ब्लू स्टार योजना में कई लोग अभी भी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त नहीं होते हैं और कुछ लोगों को पेंशन नहीं मिलती है। वे अपने बुढ़ापे में मुश्किल से गुजारा करते हैं और बीमार पड़ने पर उनका अंत निश्चित है। जिनली सही थी, इस दुनिया में वाकई खूबसूरत नज़ारे थे और क्यू युआन को एक अच्छा नज़ारा मिल गया। एक ऐसा समाज जहां बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम वर्षों का आनंद ले सकें, वह काफ़ी अच्छा समाज था। दुर्भाग्यवश मेरी उम्र केवल 35 वर्ष है। मुझे 15 साल इंतजार करना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इतने लंबे समय तक जीवित रह पाऊंगा या नहीं। मोटे आदमी ने आह भरी। उसके शब्दों में उदासी झलक रही थी। मुझसे क्या गलती हुई? क्यू युआन ने पूछा। गलत बात यह है कि... मोटे आदमी ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, युवाओं से प्यार करना। क्यू युआन असमंजस में पड़ गया। वे न केवल युवाओं से प्यार नहीं करते, बल्कि 50 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति से प्यार नहीं करते। मोटे आदमी ने घबराते हुए कहा। क्यू युआन अब भी असमंजस में था। उस मोटे आदमी ने आगे कहा, कुनवू शहर में उम्र ही सबसे बड़ी ताकत है। 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सभी विशेषाधिकारों का आनंद ले सकता है, लेकिन अगर आपकी उम्र 50 से कम है तो... इस पर मोटे आदमी ने रुककर उपहास किया। जीवन तो जानवर के जीवन से भी बदतर है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्यू युआन ने आगे कतार में खड़े लोगों की ओर देखा। उसकी नज़र एक बच्चे को गोद में लिए एक महिला पर पड़ी। महिला के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी बाहों में मौजूद बच्चा बेजान एक ठंडा शव जैसा था। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा अपने माता पिता के प्रति बुरा रवैया दिखाता है, खासकर 50 वर्ष से अधिक उम्र के माता पिता के प्रति, तो क्या आप जानते हैं कि क्या होता है? ये कैसा है? क्यू युआन ने पूछा। बच्चों द्वारा अपने माता पिता के प्रति बुरा रवैया दिखाना आमतौर पर सही नहीं होता है। वे मर जाएंगे, मोटे आदमी ने उदास स्वर में कहा। ये सुनकर क्यू युआन चौंक गया। ये कुनवू शहर बहुत ही अराजक है ना? क्या यहाँ रहने वाले सभी लोग मानसिक रूप से बीमार हैं? वह सोचने लगा कि क्या उसे रास्ता पूछने के लिए किसी दूसरे शहर में जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा अगर वह किसी बूढ़े व्यक्ति को रास्ता न दे और सीधे ही मारा जाए? क्या आपको आगे वह महिला दिख रही है? मोटे आदमी ने आगे बच्चे को गोद में लिए खड़ी महिला की ओर इशारा किया। हाँ, उसकी गोद में जो बच्चा था वह कल मर गया। मोटे आदमी ने खेत भरी नज़र से देखते हुए कहा, उसके बच्चे का दूध छुड़ाने में देर हो गई थी और रात को दूध पिलाते समय गलती से उसने उसे काट लिया।
उसने कुछ महिलाओं के साथ चाय पीते हुए अनौपचारिक रूप से इस बारे में बात की। उन महिलाओं ने आपस में गपशप की और मामला अधिकारियों तक पहुंच गया। उसके बच्चे को माता पिता के प्रति कर्तव्य का पालन न करने के कारण मृत्युदंड दिया गया। अब वह अपने बच्चे के शव को पकड़ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद शव भी चला जाएगा। चियुआन ने उस महिला की ओर देखा और पाया कि वह बच्चे को कसकर पकड़े हुए थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। युवक, अगर तुम्हारी उम्र 50 से ज्यादा नहीं है तो शहर में संभल कर रहना, खासकर जब बूढ़े लोगों से मिलो तो उनका सम्मान करना। मोटे आदमी ने सावधानीपूर्वक सलाह दी। मुझे लगता है कि मुझे ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्यू युआन ने कहा। ये कुनवु शहर जिनली के वर्णन से भिन्न था। क्या वह रास्ता भटक गया और गलत जगह पर पहुंच गया? दुर्भाग्यवश गेम पैनल गायब हो गया था और वह जिनली से संपर्क नहीं कर सका। मोटे आदमी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आप कहाँ जा सकते हैं? यहाँ आसपास के सैकड़ों शहर तो सब ऐसे ही हैं। क्यू युआन ने हैरानी भरी अभिव्यक्ति दिखाए। अगर यह सिर्फ एक शहर होता तो इसे जबरदस्ती समझा जा सकता था, लेकिन अगर सभी शहर ऐसे ही हैं तो क्या कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है? इस दुनिया में युवा और बलवान ही मुख्य शक्ति हैं, लेकिन अब इस शहर के युवा और बलवान लोगों का दमन किया जा रहा है, जो विशेष रूप से अनुचित लगता है। विरोध करें, मोटे आदमी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। जब काले वस्त्रधारी रक्षक प्रकट होते हैं तो सबसे शक्तिशाली योद्धा भी मारे जाते हैं। फिर किससे विरोध करें? हालांकि हम सावधानी से जीते हैं, कम से कम उम्मीद तो है। 50 साल तक जीना ही सब कुछ सार्थक बना देता है। ये सुनकर क्यू युआन ने चुपके से ब्लैक रोब गार्ड्स का नाम नोट कर लिया। आगे लगी कतार आगे बढ़ने लगी और उनके पीछे और भी लोग आ गए, और अधिक लोगों को देखकर मोटे आदमी ने बोलना बंद कर दिया। क्यू युआन स्थिर खड़ा रहा और सोचने लगा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। मैं सैकड़ों वर्षों से आरोहण मंच पर हत्याएं करता आ रहा हूँ। मैं सबसे बूढ़ा व्यक्ति हूँ। मैं सर्वोच्च विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का हूँ। ची युआन ने जल्दी ही खुद को समझाने का एक कारण ढूंढ लिया। कतार में लगने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने बुजुर्गों के लिए बने विशेष मार्ग का उपयोग करने की तैयारी की, लेकिन फिर उन्होंने पुनर्विचार किया और उस विचार को खारिज कर दिया। मैं बहुत जवान दिखती हूँ, वे बिल्कुल भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं दिव्य लोक से हूँ, कतार में लगने की कोई जरूरत नहीं। क्यू युआन चुपके से किसी की नजरों में आए बिना शहर में घुस गया। शहर के अंदर क्यू युआन ने मास्क पहन रखा था और वह भीड़ के बीच चल रहा था। सड़क पर फेरी वाले तरह तरह की तैयार जड़ी बूटी की दवाएं और नाश्ते का सामान लेकर चिल्लाते हुए बिक्री के लिए चिल्ला रहे थे। रेस्तराओं से सफेद धुंध की तरह भाप निकल रही थी। दूर से ही क्यू युआन को पुराने गेहूं की तेज गंध आ रही थी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि सभी फेरी वाले, दुकानदार और प्रबंधक युवा लोग थे। एक भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं था। सड़कों पर टहलने वाले ज्यादातर लोग बूढ़े पुरुष थे। कई सफेद बालों वाले बूढ़े पुरुषों को उनके युवा बेटे बड़ी सावधानी से सहारा दे रहे थे, जो बेहद आदमी दिख रहे थे। लेकिन किसी कारणवश क्यू युआन को यह थोड़ा अटपटा लगा। उसने आगे कुछ नहीं सोचा और सीधे एक सराय में गया, खाना ऑर्डर किया और अपने कपड़े बदल लिए। जब ची युआन सराय से निकला तो उसने सोचा, मैं अब भी बहुत संवेदनशील हूँ। हालांकि मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, फिर भी मैंने पैसे दिए। मैं बिना पैसे दिए खाना नहीं खा सकता। यहाँ का खाना स्वादिष्ट नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि जिनली का खाना कैसा होगा। मुझे आश्चर्य है कि जिनली की कुरकुरी मीठी बतख कैसी लगती होगी। यह ज़रूर स्वादिष्ट होगी। अरे, मैंने उसे बहुत दिनों से संदेश नहीं भेजा। उसे ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं नहीं आ रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि यूए राजवंश का जुलाई टाउन कहाँ स्थित है। अगर मैं उससे बाद में मिलूं तो क्या होगा अगर बातचीत के दौरान हमारे बीच भावनाएं विकसित हो जाएं। चियुआन जानती थी कि अगर दो लोग ऑनलाइन लंबे समय तक चैट करते हैं और उनकी आपस में अच्छी बनती है, तो अगर वे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और दोनों में से किसी में भी कोई स्पष्ट खामी नहीं होती है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे एक दूसरे को पसंद करेंगे। मैं इस बारे में क्यों सोच रहा हूं जबकि हम अभी तक मिले भी नहीं हैं? क्यू युआन सराय छोड़कर कुनवु फेंगशेंग नामक दुकान में गया। उन्हें इस दुकान के बारे में सराय के वेटर से भोजन करते समय पता चला। ये दुकान सूचनाएं बेचती थी और कुनवु शहर में इसका काफी प्रभाव था। एक विशिष्ट अतिथि यहाँ है, कृपया अंदर आइए। जैसे ही क्यू युआन कुनवु फेंगशेंग के सामने खड़ी हुई, एक मधुर आवाज सुनाई दी। एक लंबी महिला दुकान से बाहर निकली, जिसने काले रंग का घूंघट ओढ़ रखा था, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। क्यू युआन ने गौर किया कि वह एक शाही स्तर की योद्धा थी। इसके अलावा जब उसने उसका मुखौटा देखा तो उसने थोड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन तुरंत उसे छुपा लिया। क्यू युआन ने कहा, मैं आसपास के इलाके का नक्शा खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर नकाबपोश महिला ने धीरे से कहा, माननीय अतिथि, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। वह मुड़ी और दुकान के अंदर गई, एक दराज खोला और क्यू युआन के सामने एक नक्शा फैला दिया। क्या विशिष्ट अतिथि संतुष्ट हैं? घूंघट वाली महिला ने धीरे से पूछा। क्यू युआन थोड़ा हैरान रह गया। भला कौन इस तरह से व्यापार करता है? ऐसे युद्धप्रिय संसार में योद्धाओं की स्मृति लगभग फोटोग्राफिक होती है। एक बार जब कोई नक्शा खोलकर कोई योद्धा उसे देख लेता है तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी उसने उस पर एक नज़र डाली और हैरानी भरा भाव दिखाया। क्या इस नक्शे में निश्चित रूप से गुकी हुई कपूर की लकड़ी के आसपास के सभी राष्ट्र शामिल हैं? हाँ, घूंघट वाली महिला ने सहमति में सिर हिलाया। यू राजवंश या जुलाई टाउन क्यों नहीं है? घूंघट ओढ़े महिला ने हैरानी से कहा, मैंने कभी यूए राजवंश या जुलाई टाउन के बारे में नहीं सुना। ये सुनकर क्यू युआन असमंजस में पड़ गया। क्या वह व्यक्ति उससे झूठ बोल रहा था, या फिर जिनली ने उसे धोखा दिया, या फिर उसे गलत याद था? हालांकि मैंने चंद्र सम्राट वंश के बारे में सुना है। मुझे नहीं पता कि आप उसी की तलाश कर रहे हैं या नहीं। चंद्रमा सम्राट, क्यू युआन ने धीरे से कहा। युएहुआंग चंद्र सम्राट वंश और यूए राजवंश में केवल एक शब्द का अंतर है, लेकिन यह अंतर महत्वपूर्ण है। यदि चंद्र सम्राट वंश एक राष्ट्र की स्थापना भी करता तो उसे चंद्र सम्राट राजवंश कहा जाता। चंद्र सम्राट वंश में 12 झीलें हैं, जिनके नाम जनवरी झील, फरवरी झील, मार्च झील हैं। प्रत्येक झील चंद्र सम्राट वंश की एक शाखा का घर है।
मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका आपके द्वारा चर्चा किए जा रहे जुलाई टाउन से कोई संबंध है? ये कहाँ है? क्यू युआन ने जल्दी से पूछा। यदि एक घटना संयोगवश हो तो ठीक है, लेकिन लगातार दो संयोग किसी समस्या का संकेत देते हैं। घूंघट ओढ़े महिला ने हिचकिचाहट दिखाए। क्यू युआन ने कहा, बस खुलकर बोलो। घूंघट वाली महिला ने तब कहा, चंद्र सम्राट वंश 100 शहरों के फरमान का पालन करने से इनकार कर रहा है और वर्तमान में 100 शहरों के साथ युद्ध में है। अभी वहां जाना खतरनाक हो सकता है, इससे निर्दोष लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। 100 नगरों का अध्यादेश पितृभक्ति का अध्यादेश है। 100 शहरों की मांग है कि चंद्र सम्राट वंश भी पितृभक्ति का पालन करे और अवज्ञा करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करे। ये कहाँ है? क्यू युआन ने पूछा। यहाँ। घूंघट वाली महिला ने नक्शे पर युएहुआन कबीले की जगह को चिन्हित करते हुए कहा, जुलाई झील यहाँ है, गो क्यूई कपूर के जंगल के मुख्य तने से कुछ ही मील दूर। जानकारी के लिए धन्यवाद। क्यू युआन ने हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप एक शाही स्तर की योद्धा हैं, इसलिए मैं आपको ये तकनीक दे रहा हूँ। यदि आप इसका अभ्यास करेंगी तो आपके पास सर्वोच्च सम्राट स्तर तक पहुंचने का अवसर होगा। कि युआन ने दुकान में रखे कागज का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा और तेजी से लिखने लगा। कुछ ही पलों में कागज पर एक तकनीक उभर आए। ये तकनीक दिव्य लोक के एक शक्तिशाली योद्धा की स्मृति से उत्पन्न हुई थी और यह एक सरल तकनीक थी। ये नकाबपोश महिला के लिए उपयुक्त साबित हुआ। इसके अलावा उसने पहले उसके प्रति दया दिखाई थी, इसलिए उसने भी बदले में वैसा ही व्यवहार किया। घूंघट ओढ़े हुए महिला ने उस तकनीक को देखा और बोली, यह। उसने उत्साहपूर्ण भाव प्रदर्शित किया। ये तकनीक बहुत उच्च कोटि की थी और उसके लिए उपयुक्त थी। यदि वह इसका अभ्यास करती तो उसे सर्वोच्च सम्राट बनने में अधिक समय नहीं लगता। वह उसे धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि वह पहले ही जा चुका था। वरिष्ठ, वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाए। लगभग 10 सांसों के बाद एक बूढ़ी औरत ने पर्दा उठाया और दुकान से बाहर आ गई। झुर्रियों से भरे चेहरे वाली वह बूढ़ी महिला बेहद बूढ़ी लग रही थी। शाओलियान, क्या तुमने उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता लगाया? घूंघट ओढ़े महिला की भौहें तन गईं। उसकी ताकत कम से कम एक सर्वोच्च सम्राट के बराबर है, या उससे भी कहीं अधिक। एक दिव्य लोक। बूढ़ी औरत ने भौहें चढ़ा लीं। अगर ये दिव्य लोक है तो शायद ये निषिद्ध क्षेत्र से आया होगा। घूंघट वाली महिला बहुत उत्साहित थी। या फिर यह 100 शहरों के गठबंधन द्वारा बिछाया गया जाल हो सकता है, बूढ़ी औरत ने कहा। ये सुनकर नकाबपोश महिला निराश हो गई। निषिद्ध क्षेत्र के स्वामियों से हमारा लगभग 1000 वर्षों से कोई संपर्क नहीं रहा है। ब्लैक रोब गार्ड की शक्ति बढ़ रही है। क्या हम सचमुच जीत सकते हैं? हमारे अस्तित्व का उद्देश्य ब्लैक रोब गार्ड को मारना और दुनिया को एक उज्ज्वल और स्वच्छ आकाश लौटाना है। शाओलियान, चिंता मत करो, काले वस्त्रधारी रक्षक ने स्वर्ग के मार्ग के विरुद्ध कार्य किया है और उसे दिव्य दंड भुगतना पड़ेगा। बूढ़ी औरत की आंखों में भयंकर चमक थी। उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका पति, सभी ब्लैक रोब गार्ड के हाथों मारे गए। वह ब्लैक रोब गार्ड के साथ कभी सुलह नहीं कर सकती थी। ये सुनकर काले घूंघट वाली महिला ने चुपचाप सिर हिलाया। शाओलियान, दुकान बंद करो, हम चंद्र सम्राट वंश से मिलने जा रहे हैं। बूढ़ी औरत ने कुछ सोचा और फैसला किया। ठीक है, हम 100 शहरों के गठबंधन और चंद्र सम्राट वंश के बीच चल रहे युद्ध का उपयोग ये पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं कि क्या वह बेनाम व्यक्ति वास्तव में निषिद्ध क्षेत्र का कोई वरिष्ठ अधिकारी है या फिर काले वस्त्रधारी रक्षकों का मोहरा है। बूढ़ी औरत ने गहरी आवाज में कहा। ... चांद शाखाओं पर चढ़ गया। झील का पानी चमक रहा था। जिनली झील के किनारे एक हरे पत्थर पर बैठी थी। वह कभी कभी ऊपर देखती और चारों ओर नजर डालती, फिर निराशा का भाव दिखाती और फिर से उम्मीदों से भर जाती। आंटी किन पास ही खड़ी थी। जिनली की हालत देखकर उन्होंने धीरे से आह भरी। उन्हें खुद नहीं पता था कि वह किस बात पर आह भर रही थी। इसी समय आंटी किन के कान में एक आवाज सुनाई दी, बुजुर्ग मैडम किन, बहुत दिनों बाद मिले। इस अलौकिक और मधुर आवाज को सुनकर आंटी किन का शरीर अचानक अकड़ गया। ये तुम हो, महापुजारिन। अध्याय 74। बेचैन परछाइयां। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। अंधेरा हो रहा है। झील के किनारे बहुत सारे मच्छर होने चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या जिनली अब भी मेरा इंतजार कर रही है। धिक्कार है। जुलाई झील आखिर कहाँ है? हालांकि नक्शे पर सभी निशान लगे हुए थे, लेकिन वह विस्तृत नहीं था। ये ब्लू स्टार के नक्शे जितना सटीक नहीं हो सकता था, जिसमें हर इमारत का विवरण होता है, और यह कुछ छोटी पहाड़ियों को भी सटीक रूप से इंगित नहीं कर सकता था। अब कियान उस इलाके के पास पहुंच चुका था, लेकिन उसे अभी भी जुलाई झील का सटीक स्थान नहीं पता था। इसी क्षण कुछ आवाजें सुनाई दी। कियान की आंखें चमक उठी। वहाँ लोग हैं। क्या मैं जाकर उनसे पूछ सकती हूँ? उस समय झील के किनारे चांदनी पड़ रही थी। हवा में खून की गंध फैली हुई थी। बलवान पुरुषों के 2 समूह हथियार लिए हुए थे, युद्ध के लिए तैयार। क्या युएहुआन वंश मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है? हम आपके पुजारी से मिलने के लिए ब्लैक क्लाउड सिटी से हजारों मील की यात्रा करके आए हैं और हम वह भी नहीं कर सकते। एक आंख पर पट्टी बांधे एक आंख वाले व्यक्ति ने विशेष रूप से उग्र भाव से कहा। जब बुरे मेहमान आते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास उनसे न मिलने के कारण होते हैं। दूसरी तरफ से हरे बालों वाले एक व्यक्ति ने कहा। लगता है तुम्हारे युएहुआन कबीले को हमें नाराज करने की कीमत का एहसास नहीं है। एक आंख वाले उस आदमी ने भयंकर रूप से एक बड़ा चाकू लहराया। युएहुआन वंश किसी भी खतरे से नहीं डरता, हरे बालों वाले व्यक्ति ने कहा। दोनों पक्ष लड़ने के कगार पर थे, तीखी बहस कर रहे थे, मानो वे किसी भी क्षण लड़ना शुरू कर सकते हों। इसी क्षण एक आवाज आई, सभी लोग कृपया एक पल के लिए रुकें। क्या आप जानते हैं कि जुलाई लेक या जुलाई टाउन कहाँ है? कियान इन लोगों के बगल में मास्क पहने हुए और ईमानदारी से बोलते हुए दिखाई दिया। उसके बोलने के बाद बहस कर रहे दोनों पक्षों ने उसे अजीब नजरों से देखा। हम इस समय जुलाई झील के किनारे पर हैं, एक आंख वाले व्यक्ति ने कर्कश स्वर में कहा। कियान अचंभित रह गई। क्या ये जुलाई झील है? दोनों समूहों के पीछे एक तालाब के आकार की झील थी। क्या ये झील बहुत छोटी नहीं है? जिनली कहाँ है? उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे जिनली कहीं नजर नहीं आई। क्या वह गलत जगह आ गया होगा?
जानकारी के लिए धन्यवाद। कियान थोड़ी निराश हुई और उसने एक आंख वाले व्यक्ति को धन्यवाद दिया। जिनली कहाँ है? जुलाई टाउन कहाँ है? वह जाने ही वाला था कि प्राचीन किचुन वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाएगा। इसी क्षण एक आंख वाले व्यक्ति ने उसे रोक दिया। युवक, अभी मत जाओ, हमें ये तय करने में मदद करो कि कौन सही है और कौन गलत। एक आंख वाले व्यक्ति ने भयंकर मुस्कान दिखाए। उसे अचानक कुछ मौज मस्ती करने की इच्छा हुई। माफ कीजिए, मुझे जल्दी है, मुझे अभी भी जुलाई टाउन में एक पुराने दोस्त से मिलने जाना है। कियान का मूड खराब था। मुझे पता है जुलाई टाउन कहाँ है। अगर आप तय करें कि कौन सही है और कौन गलत तो मैं आपको बता दूंगा। एक आंख वाले आदमी ने कहा। तुम सही हो, कियान ने बिना झिझक के जवाब दिया। एक आंख वाले व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, इसमें कोई मजा नहीं है। कियान के पास खुद को शांत करने और एक उचित न्यायाधीश की तरह वहीं इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये देखकर हरे बालों वाले व्यक्ति ने कियान से कहा, महोदय, आपको जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। 100 नगरों का गठबंधन कुछ बागी योद्धाओं की तलाश कर रहा है। अगर आप यहाँ रुके तो आप भी इसमें फंस सकते हैं। एक आंख वाले व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम युएहुआन कबीले के लोग इतनी बदनामी क्यों करते हो? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि मैं इस दोस्त का शिकार कर रहा हूँ? क्या 100 शहरों के गठबंधन की बदनामी का जिक्र करने की जरूरत है? 100 नगर गठबंधन में पिता दयालु होते हैं, पुत्र आज्ञाकारी होते हैं और बुजुर्गों की देखभाल की जाती है। बुरी प्रतिष्ठा कहाँ है? बुनियादी शिष्टाचार की कमी तो तुम युएहुआन कबीले के लोगों में है। हम तुम्हारे पुजारी से मिलने आए थे और हमें लौटा दिया गया। क्या तुम द लुओ साम्राज्य की नकल करना चाहते हो? कियान असमंजस में एक तरफ खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि कौन सही है और कौन गलत। ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों की बात सही थी। हमारा युएहुआन कबीला कभी नहीं झुकेगा। अगर तुम्हारी 100 नगरों की सेना आने की हिम्मत करती है तो मैं एक को मारूंगा, 100 को मारूंगा। हरे बालों वाले आदमी ने गुस्से से कहा। ओ प्यारे, 100 लोगों को मार डालो। कियान को पता था कि कौन सही है और कौन गलत। इस क्षण एक आंख वाले व्यक्ति ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, द लुओ साम्राज्य के शाही परिवार के 3000 सदस्यों का हमने ही नरसंहार किया। कियान पूरी तरह से हैरान रह गई। यहाँ उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद था। वह चिंतित था और अधिक बदलावों से डर रहा था। मुझे पता है, वे सही हैं, तुम गलत हो। उन्होंने 100 नगर गठबंधन के लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे गलत थे। बोलने के बाद उन्होंने आगे कहा, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जुलाई टाउन कहाँ है? एक आंख वाला आदमी हैरान रह गया, फिर हंसते हुए बोला, तुम फिर से कह रहे हो कि हम गलत हैं। उसके पीछे खड़े 7 योद्धा भी कियान को उपहास भरी निगाहों और हत्या के इरादे से देख रहे थे। कियान ने पूछा, जुलाई टाउन कहाँ है? एक आंख वाले आदमी ने हंसते हुए कहा, मैंने जुलाई टाउन के बारे में कभी नहीं सुना। यहाँ जुलाई टाउन नाम की कोई जगह नहीं है। उसके पीछे खड़े सभी लोग हंस रहे थे। ये देखकर हरे बालों वाले व्यक्ति ने फिर से याद दिलाया, महोदय, जल्दी से चले जाए। 100 नगर गठबंधन के लोग अच्छे लोग नहीं हैं। कियान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसकी निगाहें उस एक आंख वाले आदमी पर टिकी थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है? पुष्टि करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कर दिया। तो क्या हुआ? कृतघ्न, तुम्हारे जैसे दुष्ट योद्धा का चेहरा दिखाना मौत को दावत देना है। एक आंख वाले व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्वक कहा। कियान ने अपनी तलवार निकाली और पहली बार उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर इतनी महत्वपूर्ण बात के बारे में। अगर उसे गलत पता दिया गया होता तो जिनली से मिलने में उसे और भी देर हो सकती थी। उसके पास पहले से ही ज्यादा समय नहीं बचा था। वह गुस्सा क्यों नहीं होगा? उसने अपनी तलवार उठाई और वहां मौजूद सभी लोगों की हैरान निगाहों के सामने बिजली की गति से हमला कर दिया। मुझसे झूठ बोलने वाले को मौत की सजा मिलनी चाहिए। वह इतनी तेजी से भागा कि किसी को प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला, यहाँ तक कि उसकी परछाई भी दिखाई नहीं दी। एक आंख वाले उस आदमी के पीछे खड़े 8 लोगों की गर्दन पर साफ साफ कट के निशान थे। जब कियान की तलवार की नोक एक आंख वाले आदमी के गले पर लगी तो उसके पीछे खड़े 8 लोगों की गर्दन से खून तेजी से बहने लगा, जिसके बाद शरीरों के गिरने की जोरदार आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि जुलाई टाउन कहाँ है? कियान ने अपनी तलवार की नोक आगे बढ़ाते हुए एक आंख वाले आदमी के कंठ को अंदर की ओर दबाया और खून बहने लगा। एक आंख वाले व्यक्ति ने बोलने की हिम्मत नहीं की। अपनी गर्दन के बीचों बीच तलवार धंसी होने के बावजूद कियान से एक खूंखार आभा निकल रही थी। किसी कारणवश इस समय उसके कपड़े धीरे धीरे लाल होने लगे, मानो उन पर खून के धब्बे लगे हों। एक ही तलवार से 8 लोगों को मार डालने के बाद कियान ने मानो कीड़े मकोड़ों को मार डाला हो। ये देखकर हरे बालों वाला व्यक्ति स्तब्ध और बेहद सतर्क हो गया। सर, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, मैं युएहुआन साम्राज्य के जुलाई टाउन जाना चाहती हूँ। मेरी एक दोस्त ने कहा कि वह वहाँ मेरा इंतजार कर रही है। कियान की आवाज़ में कुछ निराशा और हताशा झलक रही थी। ये घटना अभी अभी हुई 8 लोगों की त्वरित हत्या के बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन मुझे युएहुआन साम्राज्य या जुलाई टाउन नहीं मिल रहा है। स्पष्ट रूप से ये प्राचीन किचुन वृक्ष के बगल में, ठीक उसके नीचे होना चाहिए। कियान ने अपनी तलवार पकड़ी हुई थी, उसकी निगाहें ठंडी थीं। वह एक ही वार में प्राचीन किचुन वृक्ष को 2 भागों में बांटना चाहता था। हरे बालों वाले व्यक्ति ने सोचा, प्राचीन किचुन वृक्ष के किनारे बसे सभी देशों और शहरों में से ऐसा लगता है कि केवल हमारा युएहुआन वंशी आपके कहे अनुसार है। मुझे नहीं पता कि आपके मित्र ने कुछ गलत कहा या कोई और गलतफहमी हुई, या शायद ये वास्तव में जुलाई झील है। जुलाई झील के पास भी युएहुआन वंश की शाखाएं हैं, छोटे कस्बों की तरह। महोदय, आप हमारे युएहुआन वंश के साथ क्यों नहीं रुकते? हमें उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दीजिए जिसे आप ढूंढ रहे हैं, हम उसे ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। कियान ने ठंडे लहजे में इन लोगों को देखा। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? उसने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों से तलवार पर लगे खून को पोंछा। एक आंख वाले व्यक्ति के गले से निकला खून अभी भी तलवार पर लगा हुआ था। हरे बालों वाला आदमी अचानक कांप उठा। बिल्कुल, हम आपको धोखा नहीं देंगे। हालांकि युएहुआन कबीला इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि हम निश्चित रूप से आपके उस दोस्त को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे, हरे बालों वाले व्यक्ति ने कहा।
उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने कियान की ताकत देखी थी। अब 100 शहरों के गठबंधन द्वारा घेराबंदी किए जाने के कारण चंद्र सम्राट वंश संघर्ष कर रहा था। एक और सहयोगी का होना ही एक और सहयोगी का होना था। ठीक है, कियान ने कहा, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। युएहुआन कबीले के साथ रहकर उन्हें शायद अधिक उपयोगी जानकारी मिल सके। इस समय हरे बालों वाले व्यक्ति ने कहा, हमारा युएहुआन कबीला इस समय 100 नगर गठबंधन के घेरे में है। अगर आप यहाँ रुके तो आप भी इसमें फंस सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कियान ने कहा। उसे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी जब तक वह जिनली को देख सकता था। क्या आप हमें उस व्यक्ति की जानकारी और हुलिया बता सकते हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? हरे बालों वाले व्यक्ति का रवैया बहुत ही विनम्र था। उनका नाम जिनली है, वे नानकियान की महारानी हैं। उनकी सूरत के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन वे बहुत खूबसूरत होंगी। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। शायद जब प्राचीन किचुन वृक्ष बर्फ से ढक जाएगा तब 18 वर्ष की आयु में उनका दीक्षा समारोह होगा। नोट: वांग्यू महाद्वीप में लड़कियां 18 वर्ष की आयु में वयस्क हो जाती हैं। हरे बालों वाले उस व्यक्ति ने चुपचाप इस जानकारी को लिख लिया। उन्होंने कहा, क्या यह महिला जुलाई टाउन में आपका इंतजार कर रही है? हाँ, क्यूवान ने कहा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हरे बालों वाले व्यक्ति ने क्यू युआन की ओर देखा। हम ये जानकारी फैला सकते हैं। अगर उसे पता चल जाए कि आप उसे ढूंढ रहे हैं तो वह भी यहाँ आ सकती है। की युआन ने कहा। अच्छा, हरे बालों वाले व्यक्ति को ये जानकारी याद आ गई। तुम हमारे चंद्र सम्राट वंश में हमारे साथ वापस क्यों नहीं आ जाते? क्यू युआन ने जुलाई झील पर एक नज़र डाली, फिर प्राचीन किचू वृक्ष की ओर देखा। नहीं धन्यवाद, मैं यहीं इंतजार करूंगा। अगर आधे महीने बाद भी कोई खबर नहीं मिली तो मैं चला जाऊंगा। ये कहकर क्यू युआन धीरे धीरे झील की ओर चल पड़ा। उसे एक नीला पत्थर मिला और वह उस पर बैठ गया। वह हरे भरे झील के पानी को निहारता से देखता रहा, विचारों में डूबा हुआ। हरे बालों वाले व्यक्ति और चंद्र सम्राट कबीले के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप 100 शहरों के गठबंधन के योद्धाओं के शवों को जमीन पर टिकाने लगा दिया। वे चुपचाप पीछे हट गए। कियुआन झील के किनारे अकेले बैठे थे, अपनी कीमती तलवार को पकड़े हुए। चांदनी उनके कंधों पर पड़ रही थी और वे झील के पानी को निहारते हुए किसी अज्ञात बात के बारे में गहराई से सोच रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक ही तलवार ने 9 योद्धाओं को मार डाला, जिनमें एक सम्राट स्तर का और 8 राजा स्तर के योद्धा शामिल थे। वह सर्वोच्च सम्राट होना चाहिए, है ना? वह युवती हरे रंग के वस्त्र पहने हुए थी। वह लेंग्यू थी, जो युएहुआन वंश की जुलाई शाखा की पुजारिन की शिष्या थी। पुजारिन एक पुराने परिचित से मिलने गई थी और उसने लेंग्यू को जिम्मेदारी सौंप दी थी। बालकनी पर खड़े होकर जुलाई झील की ओर देखते हुए उसने देखा कि वह आदमी चुपचाप झील के किनारे बैठा हुआ है। वह किसी की तलाश कर रहा है। हमारे लोगों को आदेश दो कि वे उस व्यक्ति को ढूंढने में उसकी मदद करें। सर्वोच्च सम्राट की भर्ती करना उचित है, लेंग्यू ने निर्देश दिया। जी मैडम, हरे बालों वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया और फिर पीछे हट गया। लेंग्यू बालकनी में अकेली खड़ी थी और उस आदमी की पीठ को देखते हुए आह भर रही थी। अगर मुझे सही याद है तो क्या मूल ब्राइडल गाउन प्रिंसेस भी यहाँ स्वर्ग के ईश्वर की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी? अफसोस की बात है, ब्राइडल गाउन प्रिंसेस स्वर्ग के ईश्वर से नहीं मिल पाए और अब वह यहाँ अनंत काल तक विश्राम कर रही है, अपने पीछे एक नई ब्राइडल गाउन प्रिंसेस को छोड़कर, जबकि दुनिया अपने सबसे अंधकार में दौर में डूब गई है। राक्षसों के पिछले 100 शहरों का गठबंधन विनाश के योग्य है। लेंग्यू के कोमल चेहरे पर हत्या की मंशा का एक निशान दिखाई दिया। जैसे ही सुबह की धूप जुलाई झील पर पड़ी, आराम कर रहे पक्षी अचानक डर के मारे कि युआन के कंधे से उड़ गए। हरे बालों वाला आदमी जल्दी से पास आया। कोई खबर है? क्यों? युआन की आवाज में थोड़ी घबराहट थी। नहीं, हरे बालों वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया। हमने युएहुआन कबीले की अन्य शाखाओं को उस व्यक्ति के बारे में सूचित कर दिया है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अगर कोई खबर मिलती है तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। धन्यवाद। क्यों? युआन थोड़ा निराश हुआ। वह कुछ हद तक असंतुष्ट था। तियानजू छोड़ने के बाद उसका गेम इंटरफेस क्यों गायब हो गया? वह जिनली से भी संपर्क नहीं कर सका। अब जिनली न तो उससे संपर्क कर सकती थी और न ही उसे देख सकती थी। क्या वह चिंतित होगी? क्या वह सोचेगी कि उसने अपना वादा तोड़ दिया? क्यों? युआन को देर से आना बिल्कुल पसंद नहीं था, सिवाय तब जब कोई विशेष परिस्थिति हो। वह झील के किनारे बैठ गया जबकि हरे बालों वाला आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर चला गया। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे उगने लगा, झील के किनारे चहल पहल बढ़ने लगी। कई युवतियां कपड़े धोने के लिए बांस की टोकरियां लेकर झील पर आईं। वे दोनों शर्माते और डरते हुए चुपके से क्यू युआन को देख रहे थे। झील के किनारे खुले मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिससे वह जगह काफी जीवंत लग रही थी। क्यू युआन वहां लकड़ी के खंभे की तरह स्थिर बैठा रहा। पास ही में एक छोटा लड़का क्यू युआन को देख रहा था। उसके चेहरे पर झिझक के भाव थे। अंततः वह साहपूर्वक आगे बढ़ा और बोला, चेहरेविहीन व्यक्ति, क्या मैं आपको इसी नाम से पुकार सकता हूँ? जरूर, क्यू युआन ने बिना सिर घुमाए अपनी तलवार पकड़े हुए उत्तर दिया। छोटे लड़के ने अपनी छाती थपथपाई, मानो उसकी घबराहट कुछ कम हो रही हो। आप बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, मुझे लगा आप मर गए हैं। क्यू युआन चुप रहा। छोटे लड़के ने आगे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह छोटा लड़का हर चीज के बारे में बहुत जिज्ञासु और काफी बहादुर लग रहा था। मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, क्यू युआन ने कहा। यह सुनकर छोटा लड़का उदास हो गया। जब मैं छोटा था तो मैं हर दिन यहाँ अपने पिताजी के घर आने का इंतजार करता था। कभी कभी मैं जमीन पर एक डंडी से चित्र बनाता था। जब देर हो जाती थी तो मैं कुछ जुगनू पकड़ता था। तुम छोटे थे। क्यू युआन का ध्यान अजीब तरह से केंद्रित था। मैं अब 8 साल का हो गया हूँ। इतनी छोटी छोटी यादें तुम्हें अब भी याद हैं? अभी सिर्फ 2 या 3 साल ही हुए हैं। मुझे अभी भी याद है कि मेरे पिताजी कैसे दिखते थे। मैंने तो उनकी प्रतिमा भी तराशी है ताकि मैं उन्हें जीवन भर याद रख सकूं। लड़के ने खुशी से एक लकड़ी की मूर्ति निकालते हुए कहा। मेरे पिता एक मूर्तिकार थे और मैं भी एक महान मूर्तिकार बनूंगा। लड़के की आंखों में आशा की चमक दिखाई दी। उसी क्षण एक गंदा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, आके आओ, क्या तुम्हें मीठे बात चाहिए? उस गंदे बच्चे ने अपना हाथ खोला तो उसमें 3 धूल से सने हुए मीठे बेर दिखाई दिए।
शाओपिंग, ये तुम्हें कहाँ से मिले? आकियाओ ने एक उठा लिया। मुझे मिल गए। उस गंदे बच्चे ने क्यू युआन को देखा। महोदय, क्या आपको एक चाहिए? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उत्सुकता से क्यू युआन की ओर देखा। ये देखकर आकियाओ हंस पड़ी। वह तो वयस्क है, वह तुम्हारे गंदे मीठे बाज नहीं खाएगा। उसी क्षण एक आवाज़ सुनाई दी, आकियाओ, शाओपिंग, वापस आओ, खाने का समय हो गया है। महोदय, हम जा रहे हैं। दोनों लड़के तेजी से भाग गए। झील के किनारे फिर से सन्नाटा छा गया। केवल क्यू युआन ही वहां बैठी हुई थी, खाली निगाहों से घूर रही थी। अगले दिन आकियाओ नाम का लड़का फिर आया। थोड़ी देर की युआन से बातचीत की और फिर चला गया। आकियाओ ने कहा कि वह भविष्य में क्यू युआन के लिए सर्वोत्तम सामग्रियों का उपयोग करके एक मूर्ति बनाएगा, क्योंकि ची युआन ने उसे नक्काशी की कुछ तकनीकें सिखाई थीं। तीसरे दिन क्यू युआन ने देखा कि झील के किनारे का वातावरण काफी शांत था। युआन कबीले की महिलाएं कपड़े धोने नहीं आती थीं और बच्चे खेलने भी नहीं आते थे। हरे बालों वाले व्यक्ति ने क्यू युआन से मुलाकात की और कहा कि 100 शहरों का गठबंधन जल्द ही हमला कर सकता है। वे अब भी जिंदली की तलाश कर रहे थे। रात में क्यू युआन झील के किनारे अकेली बैठी थी। अचानक वह खड़ा हो गया और बोला, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसने प्राचीन जी गोंग वृक्ष के चारों ओर उड़ने का फैसला किया। अगर उसकी मुलाकात उससे हो जाए तो क्या होगा, लेकिन वह जानता था कि इसकी संभावना कम है, क्योंकि इसके लिए समय, स्थान और व्यक्ति की एकता आवश्यक थी। इनमें से किसी एक के न होने पर शायद वह उसे देख भी न पाए। वह प्राचीन जी गोंग वृक्ष की ओर उड़ गया। उसका मोटा तना पहाड़ जैसा था। 2/3 दूरी तय करने के बाद क्यू युआन रुक गया। उसने एक भयावह दृश्य देखा। आगे आकाश तक पहुंचने वाले तने और लटकती शाखाओं वाला विशाल प्राचीन क्यू युआन वृक्ष आकाश से गिरती हुई मछली पकड़ने की डोरियों जैसा प्रतीत होता था। हालांकि पेड़ की शाखाएं मानव शवों से घनी तरह से ढकी हुई थीं। सैकड़ों, हजारों, दसियों हजार, लाखों, करोड़ों, सघन और अनगिनत, जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक फैला हुआ। प्राचीन जी गोंग वृक्ष की हरी शाखाओं के नीचे अनगिनत शव लटके हुए थे। सफेद हड्डियां, फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई, सूखे शव, सड़ते हुए सांपों की दुर्गंध बिखेरते हुए, ताजे शव जिनकी आंखों में शांति भरी मुस्कान है। क्यू युआन चुप रहा। उसने अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शव देखे थे। वह आगे की ओर उड़ता रहा। उसे पता ही नहीं था कि वह कितनी देर से उड़ रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो उसे वे घने पैर, अनगिनत कंकाल दिखाई दिए। वहां कितने लोग थे? इन लोगों ने क्या गलती की? उन्हें यहाँ क्यों फांसी दी गई थी? ची युआन चुप था। वह प्राचीन जी गोंग वृक्ष के मुख्य तने के चारों ओर उड़ रहा था और अपनी शक्तिशाली युद्ध क्षमता से खोजबीन कर रहा था। दुर्भाग्यवश वह जिंदली जैसी किसी को महसूस नहीं कर सका। उसने जो देखा वह प्राचीन जी गोंग वृक्ष के नीचे लटके हुए अनगिनत शव थे। यह मानव जाति के लिए एक तरह का नरक था। दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी जिंदली ने बताई थी। मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? ची युआन चिड़चिड़ी थी। वह प्राचीन ची युआन वृक्ष के मुख्य तने के चारों ओर लगभग उड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसे वह नहीं मिली। वह बहुत डरा हुआ था। उसे डर था कि वह वास्तव में जिंदली को नहीं देख पाएगा। अचानक क्यू युआन फिर रुक गई। 2 परिचित शवों को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उनमें से एक वह महिला थी जिसे उसने कुनवु शहर के बाहर एक बच्चे को गोद में लिए हुए देखा था। वह प्राचीन जी गोंग वृक्ष के नीचे लटकी हुई थी। उसका चेहरा उतना ही सुन्ना और उदासीन था जितना कि जब क्यू युआन ने उसे पहली बार देखा था। दूसरी वह बच्ची थी जिसे उसने कभी अपनी बाहों में कसकर पकड़ा था। वह व्यक्ति जिससे वह कुछ समय पहले ही मिला था अब प्राचीन जी गोंग वृक्ष की घनी शाखाओं के नीचे लटका हुआ था। किसी अज्ञात कारण से क्यू युआन के दिल में एक अज्ञात क्रोध उमड़ पड़ा। उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में प्राचीन जी गोंग वृक्ष को काट डालना चाहा। उसी क्षण एक मधुर महिला आवाज ने पुकारा, की युआन। ची युआन अचानक मुड़ गई। हल्की चांदनी में एक लड़की लंबी लहराती हुई पोशाक पहने खड़ी थी। ची युआन की आंखों में निराशा झलक उठी। तुम कौन हो? उसने जिंदली को देखा नहीं था, लेकिन एक नज़र में ही वह जान गया कि वह जिंदली नहीं है। युआन वंश 12 पुजारिनों में से एक। जुलाई। अध्याय 75। मृत्यु का स्थान। 100 मीटर के दायरे में रहें। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। जुलाई नामक छोटे से कस्बे में जिंदली ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे हरे रंग के कपड़े पहने एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की काफी छोटी लग रही थी, मानो वह अपनी किशोरावस्था के शुरुआती दौर में हो। उसके काले बाल सिर के ऊपर गुथे हुए थे, जिससे दोनों तरफ 2 ऊंचे जूड़े बने हुए थे जो सोने से सजे हुए थे, मानो किसी परी का हेयर स्टाइल हो। वह बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन अपने परी जैसे बालों के जूड़े के साथ उसकी ऊंचाई मुश्किल से 1.6 मीटर तक पहुंचती थी। हरे वस्त्र पहने लड़की ने जिंदली की ओर देखा और धीरे धीरे बोली, मैं युएहुआंग साम्राज्य की पुजारिन हूँ। जुलाई। जिंदली कुछ हद तक हैरान थी। इस बार वह चुपचाप आई थी, फिर भी सबकी नजर उस पर पड़ी। जुलाई की पुजारिन, नमस्कार, जिंदली ने कहा। हालांकि उस युवती पुजारिन के अगले शब्दों ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। किंगलुओ मेरी बहन है। जिंदली के मन में अविश्वास का भाव कौंध गया, क्योंकि किंगलुओ उसकी मां का नाम था। क्या ये युवती सचमुच उसी किंगलुओ के बारे में बात कर रही थी जिसके बारे में वह सोच रही थी? वह तुम्हारी माता है और साथ ही हमारे युएहुआंग साम्राज्य की संत भी हैं। ये सुनकर जिंदली ने आंटी किन की ओर देखा। आंटी किन ने कुछ नहीं कहा, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। मैं समझ गई, जिंदली ने बिना कोई खास प्रतिक्रिया दिए कहा। क्या मैं महाराज को युएहुआंग वंश की पैतृक भूमि पर आने का निमंत्रण दे सकती हूँ? पुजारिन जूली ने निमंत्रण दिया। माफ कीजिए, मेरे पास समय नहीं है, जिंदली ने सीधे सीधे मना कर दिया। उसने झील की ओर देखा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। वह कियान से संपर्क नहीं कर पाए और कियान उसके पास नहीं आई थी। क्या महाराज किसी का इंतजार कर रहे हैं? पुजारिन जूली के चेहरे पर कोई भाव नहीं झलका। जिंदली ने कुछ नहीं कहा, मौन सहमति जताते हुए। महामहिम जिस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह अभी तक नहीं आया है। जिंदली की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता। पुजारिन जूली ने अपना सिर हिलाया।
उसने अपना सिर ऊपर उठाया और विशाल प्राचीन किचुन वृक्ष की ओर देखा। इस दुनिया में बहुत सी अनजानी बातें हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता। कुछ इतिहास के पन्नों में दब जाते हैं, समय के साथ मिट जाते हैं, अन्य बस श्रोताओं से वंचित रह जाते हैं, एकाकी प्रशंसा पाते हैं। लेकिन जब प्राचीन किचुन वृक्ष चंद्रमा तक पहुंच जाएगा तो सभी रहस्य उजागर हो जाएंगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद भी उसने अपना सिर नीचे नहीं किया, बल्कि जिनली को देखती रही। कहा जाता है कि मूल विवाह वस्त्रधारी राजकुमारी इस झील के किनारे देवता की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उससे कभी नहीं मिली। फिर एक चेहराविहीन तलवार देवता यहाँ किसी की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उसका प्रेमी कभी नहीं आया, और स्वर्ग से एक अतिथि यहाँ लंबे समय तक रुका रहा और फिर गायब हो गया। दुनिया में हर चीज का अपना कारण और परिणाम होता है, सब पूर्व निर्धारित है और कोई इसे तोड़ नहीं सकता। महाराज, आपको इस बात की इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? ये सुनकर जिनली के ठंडे चेहरे पर हटका भाव आ गया। मैं कारण और परिणाम में विश्वास नहीं करता, नहीं नियति में। 10 साल काफी नहीं तो 100 साल, 100 साल काफी नहीं तो 1000 साल, 10,000 साल। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। बात सिर्फ इतनी है कि फिलहाल वह उससे संपर्क नहीं कर पा रही है, वे एक दिन जरूर मिलेंगे। अगर हमारी मुलाकात हुई। पुजारिन जूली ने आह भरी, अगर महाराज तब भी उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए तो क्यों ना आप चेहराविहीन तलवार देवता के मंदिर में जाएं। बोलने के बाद पुजारिन जूली शालीनता से चली गईं। जिनली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक दूसरे संदेश की कुछ बातें याद आ गईं जो कियान ने लाल कवच वाली शादी की पोशाक पहने महिला से उसे देने के लिए कहा था। उसने धीरे से कहा, मुलाकात नहीं, मुलाकात नहीं। अचानक उसने आंटी किन की ओर देखा और पूछा, आंटी किन, क्या आप त्यानजू के अलावा किसी दूसरी ऐसी जगह के बारे में जानती हैं जहां बहुत मुश्किल हालात हों? आंटी किन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। क्या ऐसा है? जिनली को अचानक उन किलिंग गार्ड्स की वापसी याद आ गई जिन्हें उसने 6 महीने पहले मकबरे के निषिद्ध क्षेत्र में भेजा था। हमेशा की तरह उस निषिद्ध भूमि के मकबरे में केवल कुछ शादी की पोशाक पहने राक्षस ही रहते थे। गहराई में न तो कोई अन्य वस्त्रधारी राक्षस थे और न ही युद्ध के कोई संकेत थे। वह झील के किनारे खड़ी होकर चमकते पानी को देख रही थी। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह ठंडा था। प्राचीन किचुन वृक्ष के नीचे कियान ने लंबी पोशाक पहने उस खूबसूरत लड़की को देखा। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। क्या तुम्हें जिनली मिल गई? लंबी पोशाक पहनी लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने नहीं देखा है। कियान ने लंबी पोशाक पहने लड़की को देखा, एक पल के लिए झिझका, अपने होंठ हिलाए और उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। क्या तुम दक्षिण कियान साम्राज्य के बारे में जानती हो? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। पुजारिन जूली ने सिर हिलाया। कियान एक पल के लिए रुका, फिर उसने दोबारा पूछा, दक्षिण फैंग साम्राज्य के बारे में क्या? तो फिर त्यानयुन पवित्र संप्रदाय के बारे में क्या? त्यानयुन पवित्र संप्रदाय मानव जाति का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय। कियान असल में इसके बारे में पूछना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता। पुजारिन जूली ने अभी भी अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। कियान के चेहरे से झुंझलाहट गायब हो गई और वह विशेष रूप से शांत, या कहें कि जरूरत से ज्यादा शांत लग रहा था। जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं, हमारा युएहुआन वंश उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। पुजारिन जूली के चेहरे पर क्षमा याचना का भाव दिखाई दिया। ठीक है। कियान ने उस विषय को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि प्राचीन किचुन वृक्ष की ओर देखा जिस पर भयानक लाशें लटकी हुई थीं। यहाँ क्या हो रहा है? सौनगर गठबंधन के अनुसार वहां लटकाए गए सभी लोग वे हैं जिन्होंने पितृभक्ति का अनादर किया और पितृभक्ति संबंधी आदेश के कार्यान्वयन में बाधा डाली। पुजारिन जूली ने ठंडे स्वर में कहा, उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से क्रोध भरा हुआ था। सौनगर गठबंधन हमारे युएहुआन वंश को भी इसमें शामिल करना चाहता है। जो भी गलती करेगा उसे प्राचीन किचुन वृक्ष पर लटका दिया जाएगा। कियान चुप रहा। यह कार्य स्वर्ग के मार्ग के विरुद्ध है, जैसे कड़ाही के नीचे से ईंधन निकालना। सामान्य तौर पर कहें तो अगली पीढ़ी किसी देश या किसी नस्ल का भविष्य होती है। ऐसा करने से वांग्युए महाद्वीप पर मानव जाति का विलुप्त होना बहुत जल्द ही संभव हो जाएगा। 100 शहरों के गठबंधन ने पितृभक्ति का फरमान जारी किया, जिससे विभिन्न देशों में असंतोष फैल गया जिन्होंने इसका विरोध किया। 100 शहरों के गठबंधन के भीतर भी कई असंतुष्ट हैं। असंख्य बलवान लोगों ने विद्रोह किया, खून की नदियां बह निकलीं। युएहुआन वंश की 7वीं पुजारिन ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसे दृश्य में 100 शहरों का गठबंधन पतन के कगार पर होना चाहिए था। तथापि 7वीं पुजारिन का चेहरा गंभीर हो गया। काले चोगे वाले रक्षक। इस शब्द का जिक्र होते ही 7वीं पुजारिन स्पष्ट रूप से बहुत घबरा गई। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा, मानो वह बहुत डरी हुई हो। कियान ने ये शब्द फिर से सुना। पिछली बार यह घटना कुनवु शहर के बाहर हुई थी। वे बहुत शक्तिशाली हैं। कियान ने पूछा, वे राक्षस हैं, भूत हैं? 7वीं पुजारिन को मानो कोई भयानक घटना याद आ गई। उसकी आंखों में भय झलक रहा था। उनकी संख्या बहुत कम है। हर एक ने काला चोला पहना हुआ है। उनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए हैं। वे न खाते हैं, न पीते हैं, न बोलते हैं। उनमें कोई भावना नहीं दिखती, बस मार काट करते हैं। उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे शक्तिशाली योद्धा भी उनके सामने मुर्गे की तरह कमजोर पड़ जाते हैं। वे अप्रत्याशित रूप से प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। जहां भी वे प्रकट होते हैं, खून नदी की तरह बहता है। एक बार महान जिंग साम्राज्य ने 100 शहरों के गठबंधन के खिलाफ मार्च करने की घोषणा की थी। अगले दिन महान जिंग शाही शहर खाली था। 7 लाख लोग, सभी को यहीं फांसी दी गई। उन्हें न तो धार्मिकता की परवाह है, न ही भविष्य की। ब्लैक रोब गार्ड्स के साथ वे बेपरवाही से काम करते हैं। कियान चुप रही। उसने अलौकिक राक्षसों के बारे में सोचा। क्या काले वस्त्रधारी रक्षक अलौकिक राक्षसों का काम है? अलौकिक राक्षस कितने शक्तिशाली हैं? वे दुनिया में तबाही क्यों मचाते हैं? उसे पता नहीं था। हालांकि ब्लैक रोब गार्ड्स कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमारा युएहुआन कबीला कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इस दुनिया को इन दुष्ट प्राणियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये वांग्युए महाद्वीप है, हमारे युएहुआन वंश का उद्गम और आधार। जुलाई की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। इस दुनिया को मूल रूप से दिन महाद्वीप कहा जाता था, अब इसे वांग्युए महाद्वीप कहा जाता है। दिन। कियान चौंक गया। उसने इसके बारे में पहली बार सुना था।
यहाँ तक कि चारों निषिद्ध भूमियों में स्थित उन दिव्य शक्तियों के धनी व्यक्तियों की स्मृतियों में भी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। और दिन शब्द से उनके मन में कुछ भावनाएं जुड़ी हुई थीं। उसने स्वर्गारोहण मंच और स्वर्ण कवचधारी देव सेनापति द्वारा कही गई बातों के बारे में सोचा। दिन और रात उलट गए थे। क्या आप सर्वोच्च सम्राट हैं? पुजारिन जूली ने कियान की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। असल में जब उसने अपने शिष्य को ये कहते सुना कि कबीले में एक अजनबी है जो सर्वोच्च सम्राट हो सकता है, तो उसने उससे मिलने की योजना बनाई। लेकिन उस आदमी की कहानी सुनने और 100 शहरों के गठबंधन के लोगों के शव देखने के बाद उसने अपना मन बदल लिया। वह सीधे उसे ढूंढने के लिए बाहर आए। वह एक सर्वोच्च सम्राट थे और कोई साधारण सर्वोच्च सम्राट नहीं थे। उसे उम्मीद थी कि उसका अनुमान सही होगा। पुजारिन जूली के प्रश्न का सामना करते हुए कियान ने कोई उत्तर नहीं दिया। नश्वर संसार में वह स्वर्गीय क्षेत्र से परे की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था, अन्यथा उसे तुरंत अलौकिक राक्षसों का सामना करना पड़ता। उसे अभी भी बहुत सी चीज़ों को सुलझाना था और वह तुरंत परमलोक में नहीं जाना चाहता था। इसलिए अब वह केवल एक सर्वोच्च सम्राट की शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। लेकिन सैकड़ों वर्षों तक आरोहण मंच पर हत्या और लड़ाई करने के बाद भले ही उसने केवल एक सर्वोच्च सम्राट की ताकत का प्रदर्शन किया हो, यह भयावह था। क्या आप हमारे युएहुआन कबीले की किसी काम में मदद कर सकती हैं? जूली ने कियान की ओर देखते हुए यहाँ आने का अपना उद्देश्य बताया। कियान आंखें बंद करके स्थिर खड़ा रहा। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह परमलोक छोड़ने के बाद घटी हर बात को याद कर रहा था। उसके दिमाग में सारी घटनाएं एक एक करके कौंध गईं। उसने मानव नरक देखा और उसने प्राचीन किचुन वृक्ष से लटके अनगिनत शवों का भयावह दृश्य देखा। उनकी भावनाओं में कई उतार चढ़ाव आए। आखिरकार वह भी एक सामान्य व्यक्ति ही था। सैकड़ों वर्षों तक युद्ध और हत्या करने के बाद अचानक इतनी सारी जानकारी मिलने से उसका दिमाग थोड़ा उलझन में पड़ गया। थोड़ा संकी। अब जब उसने अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें दोबारा खोला तो उसकी आंखें पहले से ज्यादा साफ दिखाई देने लगीं। भ्रम की स्थिति काफी हद तक कम हो गई। वह जल्दी ही अनुकूलित हो गया। वह फिर से पहले जैसा हो गया था, बिल्कुल सामान्य। मैं तो बस एक खेल खेल रहा हूँ, खेल मुझे कैसे नियंत्रित कर सकता है? कियान के चेहरे से पहले के भाव गायब हो गए। वह खुद से बुदबुदाया। ऊपर लटकती भयावह लाशें अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थीं। बोलो। कियान ने लंबी पोशाक वाली लड़की की ओर देखा। क्या कहानी की यह एनपीसी उसे कोई मिशन देने वाली थी? अब 100 शहरों का गठबंधन आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा है, संभवतः हमारे युएहुआन कबीले को नष्ट करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप हमारी संत की रक्षा कर सकेंगे। पुजारिन जूली ने अपना उद्देश्य बताया। ये सुनकर कियान को हंसी आ गई। क्या वह सफ़ेद मोजे पहने एक ठंडी और अलग थलग रहने वाली स्कूल की छात्रा की रक्षा करने वाला सबसे मजबूत अंगरक्षक बन गया? आपकी संत की उम्र कितनी है? क्या वह गोरी और सुंदर हैं? क्या उनके पैर लंबे हैं? क्या वह कला की छात्रा हैं? कियान ने सहज भाव से पूछा। पुजारिन जूली स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव झलक उठे। उसे इस बात का गहरा संदेह था कि नकाब के पीछे मौजूद व्यक्ति बदल गया था। उस अद्वितीय तलवारबाज की पिछली आभा चांदनी रात में मंडराती परछाई कहाँ चली गई? लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, बोलने में संघर्ष करते हुए बोली, संत देवी इस वर्ष मात्र 7 वर्ष की हैं। कियान क्षण भर के लिए अवाक रह गया। बच्चे की रक्षा करना कोई समस्या नहीं है। तथापि आपकी क्या शर्तें हैं? कृपया बेझिझक पूछें। हमारा युएहुआन कबीला खजाने की तिजोरी खोलने को तैयार है और आप अपनी इच्छानुसार चुन सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारे युएहुआन कबीले की किसी भी अविवाहित महिला को चुन सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, संत का होना ही काफी है, कियान ने लापरवाही से कहा। जूली की आंखें चौड़ी हो गईं। कियान ने तुरंत कहा, गलत मत समझिए, मुझे उन बाहरी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी जूली शांत हुई। उसे लगा कि उसने गलत समझा था। मुझे आशा है। कियान एक पल के लिए हिचकिचाई, तारों भरे आकाश को देखा, फिर प्राचीन किचुन वृक्ष को देखा, कि आप युएहुआन राजवंश नामक एक देश की स्थापना करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जुलाई झील के पास जुलाई टाउन नाम का एक कस्बा होगा। कैसा रहेगा ये? पुजारिन जूली थोड़ी असमंजस में थी। उसे कियान की बात समझ नहीं आई। लेकिन उसने ईमानदारी से कहा, अगर हम इस आपदा से बच जाते हैं, भले ही केवल एक गांव ही बचे, तो हमारा युएहुआन वंश आपके कहे अनुसार युएहुआन राजवंश की स्थापना करेगा। ये सुनकर कियान मुस्कुरा उठी। एक गांव का खुद को साम्राज्य घोषित करना, ये सब कुछ इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? मेरी कुछ और भी गुजारिशें हैं, लेकिन मैं उनके बारे में अपने जाने के बाद बताऊंगा। वैसे मैं तुम्हारी संत देवी की रक्षा केवल 26 दिनों के लिए ही करूंगा। ठीक है। पुजारिन जूली मान गईं। उन्होंने दांत पीसते हुए सोचा, अगर काले वस्त्रधारी रक्षक दिखाई दें तो आप सीधे जा सकते हैं, हमारी या संतनी की चिंता न करें। क्यू युआन ने अचानक जुलाई की पुजारिन की ओर देखा और कहा, ठीक है। अगले दिन जुलाई झील के किनारे एक साधारण बांस की झोपड़ी बनाई गई। क्यू युआन हमेशा की तरह झील के किनारे हरे पत्थर पर बैठी थी। ये स्पष्ट नहीं था कि वह क्या सोच रहा था या क्या कर रहा था। जुलाई की पुजारिन फिर आए, इस बार एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़े हुए। महोदय, वह हमारे कबीले की पवित्र कन्या है, मैं उसे आपके हवाले करता हूँ। जुलाई की पुजारिन ने हाथ छोड़ दिया और उसके पीछे खड़ी छोटी बच्ची ने क्यू युआन को झांक कर देखा। क्यू युआन ने भी उस छोटी बच्ची की ओर देखा। वह लड़की बेहद संकोची और शर्मिली लग रही थी। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीजें थीं उसकी आंखें, जिनकी लंबी पलकें पंखे की तरह फड़फड़ा रही थीं, और उसकी पुतलियों में मानो एक अर्धचंद्र दिखाई दे रहा था। उसका नाम क्या है? क्यू युआन ने पूछा। आप उन्हें यूएनू कहकर बुला सकते हैं, महोदय। यूनू। क्यू युआन ने विचार किया। जुलाई की पुजारिन ने पवित्र कन्या को क्यू युआन को सौंप दिया। उसने कहा, सर, मैं कुछ समय के लिए दूर यात्रा पर जा रही हूँ, कृपया उसका ख्याल रखिएगा। जुलाई की पुजारिन ने अपने सीने से जैद का एक गोल टुकड़ा निकाला। इसे लिंगलोंग युक्सी कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से युग्मित होती है। आम लोग इस अनमोल वस्तु के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। यह एक मैं आपको दे रहा हूं और दूसरी मेरे पास है। यदि कोई आपात स्थिति हो तो आप लिंगलोंग युक्सी के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्यू युआन ने गर्म लिंगलोंग युक्सी को स्वीकार किया।
उन्हें ये कुछ हद तक कैंगलांग क्षेत्र की संचार करने वाली जेड पर्चियों के समान लगा। उसने इसे आजमाते हुए कहा, क्या तुम वहां हो? जुलाई की पुजारिन ने लिंगलोंग ग्युक्सी का संदेश देखा, क्यूई युआन की ओर देखा और कहा, हाँ बिल्कुल वैसे ही। फिर वह नीचे बैठ गई और पवित्र कन्या से बोली, युएनू, याद रखना कि इस दौरान इस वरिष्ठ के साथ रहना। वह तुम्हारी रक्षा करेंगे, आज्ञाकारी रहना। युएनू ने क्यूई युआन की ओर देखा और सिर हिलाया। धन्यवाद महोदय, जुलाई की पुजारिन ने झुककर अभिवादन किया। इसी क्षण क्यूई युआन ने अचानक पूछा, तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो? जुलाई माँ की पुजारिन ने श्रद्धा भाव से कहा, सब कुछ भाग्य द्वारा निर्देशित होता है। रहस्यमय बकवास, क्यूई युआन ने बुदबुदाया। उन्हें आध्यात्मिक लोगों से बात करना पसंद नहीं था, वे हमेशा पहेलियों में बात करते थे। जुलाई की पुजारिन ने क्यूई युआन को विदाई दी और जुलाई झील से चली गई। हरी झील के किनारे केवल क्यूई युआन और चंद्र राजवंश की पवित्र कन्या ही शेष रह गईं। उसने युएनू की ओर देखा और कहा, जाओ वहां कीचड़ से खेलो, बस मेरी नज़र में रहना। छोटी बच्ची ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह बस क्यूई युआन के बगल में बैठी रही और उसके साथ झील को देखती रही। ये दृश्य, जिसमें एक बड़ा और एक छोटा हिस्सा था, काफी मनमोहक था। कुछ समय बाद ठंडी हवा चलने लगी। ची युआन ने आकाश की ओर देखा और उसे छोटे छोटे कण गिरते हुए दिखाई दिए। आज बर्फ गिर रही है, लगता है मुझे ठंडी नदी की बर्फ में अकेले ही मछली पकड़नी पड़ेगी। उसने अपनी आस्तीन से कसकर चिपकी हुई पवित्र कन्या की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो घर वापस जाओ। ठंड से छोटी बच्ची के हाथ लाल हो गए थे। उसने ची युआन की तरफ देखा और आज्ञाकारी होकर चली गई। मेरा उत्साह काफी नहीं है, यहाँ तक कि छोटी बच्ची को भी ठंड लग रही है, क्यूई युआन ने सोचा। वह झील के किनारे अकेला बैठा था, विशालता और एकांत का एहसास कर रहा था। कुछ समय बाद क्यूई युआन के कंधे बर्फ से ढक गए। झील के किनारे पेड़ों की शाखाओं पर बर्फ जमा हो गई थी और जब हवा चलती थी तो वह नीचे बिखर जाती थी। झील की सतह पर बर्फ की एक पतली परत दिखाई दे रही थी। उसने आह भरते हुए कहा, ठंडी हवा का एहसास अच्छा लगता है, इससे मेरा दिमाग तरोताजा हो जाता है। लगातार हत्याएं करने के बाद बर्फबारी बढ़ने के साथ साथ उसके दिल में हत्या करने का इरादा कम होता जा रहा था। इसी क्षण एक चरमराहट की आवाज़ सुनाई दी। छोटी युएनू ने एक बड़ा कटोरा पकड़े हुए लकड़ी का दरवाजा खोला और सावधानी से क्यूई युआन की ओर बढ़ी। बड़ा कटोरा भाप से भरा हुआ था और सुगंधित मछली के सूप से लबालब भरा हुआ था। छोटी बच्ची ने मछली का सूप क्यूई युआन के सामने रख दिया, उसकी तारों जैसी आंखें उसे निहार रही थीं। मेरे लिए, क्यूई युआन ने मछली के सूप को सूंघते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आकर मुझे कुरकुरी मीठी बत्तख खाने को नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे मछली का सूप तो मिल ही गया। अच्छा हुआ। छोटी बच्ची चुपचाप खड़ी रही, मानो वह क्यूई युआन के शब्दों को याद कर रही हो। ची युआन ने मछली का सूप उठाया और उसे एक ही बार में पीने के लिए तैयार हो गई। अचानक उसने भौहें चढ़ाईं और आगे देखा। ये गेम के एनपीसी कितने असभ्य हैं, क्या इन्हें पता नहीं है कि खिलाड़ियों को खाना खाते समय परेशान नहीं करना चाहिए। दूर से 7 आकृतियां धीरे धीरे क्यूई युआन की ओर बढ़ने लगीं। उन्होंने लिबादे पहने और बर्फ पर बिना कोई निशान छोड़े कदम रखे। दूर स्थित एक मंडप से लड़की लेंग यू ने यह दृश्य देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। 7 सम्राट एक साथ आए थे और उनके व्यक्तित्व को देखकर यह स्पष्ट था कि वे कोई साधारण सम्राट नहीं थे। इस समय वह उस अज्ञात व्यक्ति के लिए चिंतित और परेशान थी। अब युएहुआंग वंश के सभी विशेषज्ञ वंश से बाहर थे और वंश में नहीं थे। क्या वह बेनाम व्यक्ति इन 7 सम्राटों को रोक सकता था? इस समय 7 सम्राट क्यूई युआन से 100 मीटर से भी कम दूरी पर थे। कि युआन ने फिर कहा, हवा में खून की गंध 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फैल रही है। इस कटोरे सूप को खत्म करने में मुझे 200 सेकंड लगेंगे। तुम अभी मुझसे 100 मीटर दूर हो, यही मरना सबसे उचित होगा। ची युआन ने निरर्थक बातें कहीं। ये सुनकर उन 7 की आंखों में जानलेवा नजरें आ गईं। महोदय, आप बहुत अहंकारी हैं। मैं 100 शहरों के गठबंधन का जुआ हूँ। महोदय, सर्वोच्च सम्राट होने के नाते आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हमारे 100 शहरों के गठबंधन में शामिल होना आपके वृद्धावस्था का आनंद लेने के लिए एकदम सही रहेगा। हमारे 100 शहरों के गठबंधन का विरोध करना बुद्धिमानी नहीं होगी। झोआओ ने जोश और उमंग से भरपूर होकर कहा। उस पर गिरने वाले बर्फ के टुकड़े पल भर में पिघल गए। वे एक साथ आगे बढ़े और क्यूई युआन की ओर चल पड़े। क्यूई युआन ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा और कहा, तुमने हद पार कर दी है। अगर वे 99 मीटर के दायरे में होते और वहीं मर रहे होते तो खून की गंध से उसका मछली का सूप खराब हो जाता। देखते हैं अगर मैं आगे आऊं तो तुम क्या कर सकते हो, किसी ने चिल्लाकर कहा। जब उसने देखा कि अन्य पात्र एनपीसी उसे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं तो क्यूई युआन की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। तुम सब इतने निकम्मे क्यों हो, मरने के बाद मुझे कुछ अनुभवन भी नहीं दे सकते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, क्यूई युआन के हाथ में मौजूद तलवार अचानक निकलकर सीधे 7 लोगों की ओर उड़ गई। चांदनी रात में, बर्फीली रात में तलवार जैसी रोशनी चमकी। वे 7 लोग आंखें चौड़ी करके बिना हिले डुले स्थिर खड़े थे। बर्फ के टुकड़े उनके कंधों पर गिरे और मानो बर्फ बहुत भारी थी, वे 7 एक साथ जमीन पर गिर पड़े। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।